गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो। आज हम 11th क्लास का पॉलिटिकल साइंस का नया चैप्टर शुरू करेंगे, इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन। सभी को पता है इलेक्शन का मतलब होता है चुनाव और रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है प्रतिनिधित्व। देखिए, चुनाव का मतलब है जब ज्यादा लोगों में से किसी को चुनना, और रिप्रेजेंटेशन का मतलब है कि भाई अपना प्रतिनिधि भेजना। जैसे कोई काम सोच के देखो घर पे, और किसी व्यक्ति को, कोई घर है, उसका कोई मालिक है, उसने अपने नौकर को अपना रिप्रेजेंटेटिव बना के भेजा कि भाई ये मेरी तरफ से बात करेगा, या उसने अपने पीए को भेजा अपना प्रतिनिधि बना के। कई बार आप स्कूल में, कॉलेज में भी क्या होता है, प्रिंसिपल से बात नहीं कर पाते तो उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव आपसे बात करता है कि भाई मैं ये प्रिंसिपल को बात पहुंचा दूंगा। रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है जब लोग अपने में से किसी को चुन के भेजते हैं, आप अपने खुद के रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, चुनाव क्या है, चुनाव की जरूरत क्या है भारत में, सारी चीजें हमें अपने देश के कॉन्टेक्स्ट में ही देखनी होती है नॉर्मली। तो ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में हम कंप्लीट करेंगे। सबसे जो पहली बात है जिसके ऊपर हमें डिस्कस करना है, काइंड्स ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, डेमोक्रेसी, सबसे पहला एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए भी डेमोक्रेसी होता क्या है। डेमोक्रेसी का मतलब है लोगों की सरकार, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल। मेन चीज क्या होगी डेमोक्रेसी में, सबसे इंपॉर्टेंट होंगे उस देश के आदमी, वो खुद सरकार चलाएंगे। दो तरीके से चला सकते हैं, या तो खुद हर डिसीजन में पार्टिसिपेट करे। मान के चले गांव है और उस गांव में डिसीजन लेना है किसी भी बात को लेकर, तो सारे के सारे आदमी इकट्ठा हुए, उन्होंने वोटिंग वगैरह डाली कि भाई हाँ ये डिसीजन ले या ना ले, और वो डिसीजन लिया गया। और एक दूसरा तरीका है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। इसमें क्या होता है, लोग अपने में से किसी को चुन के भेज देंगे कि भाई हमारी तरफ से डिसीजन लेगा ये। इस प्रकार से काइंड्स ऑफ डेमोक्रेसी में दो प्रकार की डेमोक्रेसी है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। नॉर्मली डायरेक्ट डेमोक्रेसी एग्जिस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है, ये वहीं पे एग्जिस्ट कर सकती है जहां पे पॉपुलेशन होगी कम, क्योंकि डायरेक्ट डेमोक्रेसी में लोग प्रत्येक डिसीजन में डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं। अब आप भारत का केस लेके चलो, अगर हमें कोई भी कानून बनाना है तो क्या हम हर रोज लोगों से पूछे भाई ये कानून बनाए या ना बनाए? हर रोज लोगों से राय ले सकते हैं? हर रोज सरकार को कई सारे काम करने पड़ते हैं, तो क्या लोगों से राय लेना हर रोज पॉसिबल है? नहीं है। तो दूसरा है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब होता है जब लोग अपने प्रतिनिधि चुन के भेजते हैं और वो प्रतिनिधि उन लोगों के बिहाफ से पे डिसीजन लेते हैं। तो डेमोक्रेसी को हम गवर्नमेंट ऑफ द पीपल मानते हैं, और नॉर्मली जो डेमोक्रेसी होगी आज के समय वो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को हम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी बोलते हैं। ठीक है, जब लोग इनडायरेक्टली डेमोक्रेटिक प्रोसेस में भाग लेते हैं, डिसीजन मेकिंग में भाग लेते हैं। इनडायरेक्ट का मतलब होता है वे अपने प्रतिनिधियों को भेजेंगे। अब 10 लाख आदमी है मान के चलो किसी भी जगह पे, क्या वो 10 के 10 लाख प्रत्येक डिसीजन के लिए एक जगह इकट्ठे या उनकी राय लेना पॉसिबल है? नहीं है। तो वो क्या करेंगे, अपने में से कुछ व्यक्तियों को चुन के भेज देंगे कई भाई इनकी जो राय होगी वो हमारे सबके लिए मान्य होगी। ऐसे ही अपने देश में भी अगर आप देखोगे तो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें देखो अपने देश में कानून बनाते हैं या तो एमएलए अगर स्टेट की बात है, एमपी अगर हम सेंटर की बात करें। तो जो एमएलए हैं या एमपी हैं वे लोगों के द्वारा चुने गए हैं,
लोगों ने क्या करा, अपने इलाके से एमएलए चुन के स्टेट असेंबली में भेज दिया और एमपी चुन के सेंटर असेंबली में भेज दिया या पार्लियामेंट में भेज दिया। अब लोगों के बिहाफ से वो लोग डिसीजन लेते हैं वहां पे, और जो वहां पर डिसीजन लिया जाएगा वो सबको मान्य होगा। ठीक है, तो अगर डेमोक्रेसी के प्रकार की बात करें तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। डायरेक्ट में लोग डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, और इनडायरेक्टली में दे पार्टिसिपेट इनडायरेक्टली या दे पार्टिसिपेट थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव हु टेक डिसीजन ऑन देयर बिहाफ। ठीक है, भारत में कौन सी है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में चूंकि जो डिसीजन है अपने रिप्रेजेंटेटिव के माध्यम से लिए जाते हैं, तो इसलिए इसको रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी बोला जाता है। सिंपल सी बात है, बताओ क्लियर है ये सभी को भाई? चले नेक्स्ट, वाई डू वी नीड इलेक्शन इन डेमोक्रेसी। देखिए एक बार ध्यान से सुने भाई, ये तो क्लियर होगा अगर कोई भारत जैसा बड़ा देश है, भारत जैसा भी छोटो कोई भी देश है, तो वहां पे इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी होगी, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी या रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी होगी। क्लियर है ये बात? ठीक है, और जब रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी होगी तो आप अपने में से किसी को चुन के भेजोगे। अब वो कैसे चुना जाएगा? ऐसा तो है नहीं भाई लोग एक व्यक्ति के ऊपर सारे के सारे सहमत होंगे, नहीं, कोई किसी का नाम ले रहा है, कोई दूसरे का, कोई तीसरे का, तो कैसे अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजोगे? तो उसका एक माध्यम है चुनाव। क्लियर है? और ये भी पता चल गया हमें, अगर आप डेमोक्रेटिक देश हो तो इलेक्शन एक एसेंशियल फीचर है भाई डेमोक्रेसी का। चुनाव के बिना डेमोक्रेसी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव आप कैसे चुनोगे? इलेक्शन के माध्यम से। ठीक है, ये तो क्लियर होगा भाई, अगर हम डेमोक्रेटिक देश हैं तो हमारे वहां पर इलेक्शन होना जरूरी है। अब इसकी जरूरत क्या है? देखिए, द लार्ज कंट्रीज लाइक इंडिया प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल फॉर पीपल टू सिट टुगेदर एवरी डे एंड टेक ऑल डिसीजन। चुनाव क्यों जरूरी है? क्योंकि भारत जैसे देश में लोगों के लिए संभव नहीं है कि वो हर रोज डिसीजन लेने के लिए एक साथ बैठे, या है भाई ऐसा संभव? तो नहीं है, तो भाई एक कारण होगा। दूसरी बात, ना ही लोगों के पास इतना समय है। एक तो मान लिया बैठने की बोल भी दी, तो कोई मजदूर है, कोई ऑफिसर है, कोई बिजनेसमैन, सबके पास समय होगा बैठने का। अरे हम अपने घर वालों के साथ नहीं बैठ सकते डेली, उनके साथ बात नहीं कर सकते, तो पूरे देश के डिसीजन के लिए हमारे पास कहां से टाइम होगा? तो समय की भी समस्या। और तीसरी बात, मान लिया समय भी हो और बैठ भी गए, तो क्या एवरीवन हैज नॉलेज? एक कानून बनाना है साइबर सिक्योरिटी को लेकर, अपने घर पे पूछो, उनको पता है साइबर सिक्योरिटी क्या होती है? जितने भी 50-60 साल से ऊपर के, क्या वो बता सकते हैं साइबर सिक्योरिटी के ऊपर? तो सबके पास उस लेवल का नॉलेज भी नहीं है जो रिक्वायर्ड है, तो ना तो टाइम है ना नॉलेज है। और इस कारण लोग क्या करते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजने की बात करेंगे, और ये जो रिप्रेजेंटेटिव भेजने का है ना मैकेनिज्म, ये है इलेक्शन। क्लियर है? जब रिप्रेजेंटेटिव भेजने हैं तो हमें इलेक्शन करवाने पड़ेंगे भी, कोई चुनाव का तरीका अपनाना पड़ेगा, और इसलिए किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में चुनाव जरूरी है। बताओ यहां तक सिंपल सी बात है। हमने अभी तक पढ़ा है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। जब हमें रिप्रेजेंटेटिव को चुनना ही है सॉरी, डायरेक्ट डेमोक्रेसी जब पॉसिबल नहीं है तो चुनाव के माध्यम से हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजेंगे, क्योंकि बड़ा देश है, ना सबके पास समय है, ना सबके पास नॉलेज है, और ना ये पॉसिबल है इतने बड़े देश में, तो हमें रिप्रेजेंटेटिव भेजने पड़ेंगे। अब ये जो चुनाव है ना, उनके भेजने का मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है। अपने देश में हर 5 साल में चुनाव होते हैं, और हर 5 साल में रिप्रेजेंटेटिव बदले जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति, जैसे हमने इस बार कोई एमएलए चुन के भेज दिया,
और उसने अच्छा काम करा तो नेक्स्ट चुनाव में हम क्या करेंगे, उसी को दोबारा भेज देंगे चुन के। अगर उसने सही काम नहीं करा तो हम क्या करेंगे, किसी दूसरे को अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाकर भेजेंगे। ठीक है, तो इलेक्शन एक डेमोक्रेसी में एसेंशियल चीज है। अब देखेंगे भाई इलेक्शन सिस्टम इन इंडिया। भारत में चुनाव प्रणाली, भारत में किस प्रकार की चुनाव प्रणाली है, एक तो इस बात पे डिस्कस करना है भाई। कैसे कैसे, मतलब इसका क्या मतलब है कि हम अपने जो रिप्रेजेंटेटिव को चुनकर भेजेंगे वो कैसे चुनने का तरीका होगा। कई सारे तरीके संसार में प्रचलित हैं भाई अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनने के। उनमें से हम 2-3 के बारे में डिस्कस करेंगे आपकी क्लास में। ठीक है, तो सबसे पहला जो तरीका है और जो भारत में भी प्रचलित है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, एक बार सुन लो भाई। इसका क्या मतलब है कि भाई हमने रिप्रेजेंटेटिव चुनना है और कई सारे लोग चाहते हैं कि भी हमें रिप्रेजेंटेटिव चुन के आप भेज दो। अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से, अलग अलग संगठनों से, पॉलिटिकल पार्टी से आदमी खड़े हैं कि भी हम चाहते हैं कि लोग हमें अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाकर भेजें। तो उनके लिए हमने फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम अपनाया। इसका क्या मतलब भाई, भाई सारे चुनाव में खड़े हो जाओ, वोटिंग डाली जाएगी और जिस कैंडिडेट की सबसे ज्यादा वोट होंगी, जिस कैंडिडेट की सबसे ज्यादा वोट होंगी उसको हम विनर डिक्लेयर करेंगे। ठीक है, ऐसा ही लिख रखा है अपने देश। द इंटायर कंट्री इज डिवाइडेड इनटू 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज। पूरे भारत देश को 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज, कॉन्स्टिट्यूएंसीज का मतलब होता है लोकसभा क्षेत्र, जहां पे चुनाव होता है, जहां से एक कैंडिडेट खड़ा है। ठीक है, ये सोनीपत भी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है। ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी इलेक्ट्स वन रिप्रेजेंटेटिव। प्रत्येक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक प्रतिनिधि चुना जाता है। ठीक है, द कैंडिडेट हु सिक्योर द हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स इन द कॉन्स्टिट्यूएंसी इज डिक्लेयर्ड इलेक्टेड या विनर। जिस कैंडिडेट को सबसे ज्यादा वोट मिलेगी उसको हम अपना रिप्रेजेंटेटिव या अपना विनर घोषित करेंगे। नो नीड ऑफ मेजोरिटी ऑफ वोट्स। इसमें मेजोरिटी ऑफ वोट्स की जरूरत नहीं है। जैसे मान के चलो भाई 100 वोट है टोटल, कैंडिडेट एक है इसकी आएगी 20 वोट, कैंडिडेट 2 है उसकी है 19, 3 है 18 और जो बाकी कई सारे हैं उनकी और भी कम है। तो विनर कौन होगा, 20 वाला। ठीक है, यहां पर जीतने के लिए हमें मेजोरिटी ऑफ वोट्स की जरूरत नहीं है। मेजोरिटी ऑफ वोट्स कितनी होती, 100 में से 51, भाई आधे से ज्यादा होती तो मेजोरिटी माना जाता। तो क्या फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में मेजोरिटी ऑफ वोट्स की जरूरत है, नहीं। दिस मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड द प्लूरलिटी सिस्टम। और ये मेथड ही हमारे संविधान ने हमारे देश के लिए चुन रखा है कि भाई ऐसे चुनने हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव। तो प्लूरलिटी सिस्टम भी इसको बोला जाता है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। इसके बारे में डिटेल में आगे पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। तब तक के लिए सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम है ना, उसमें वो आदमी चुनाव जीता माना जाएगा जिसकी सबसे ज्यादा वोट होंगी। क्लियर है ये, सिर्फ इसी आधार पे सबसे ज्यादा, मेजोरिटी ऑफ वोट्स की जरूरत नहीं है। अब यहां पे देखोगे ना, जो 20 आदमी हैं उन्होंने कैंडिडेट नंबर 1 की वोट डाल रखी है, पर जो बाकी 80 बच गए उन्होंने किसी और की डाल रखी है। पर जिताने वाले 20 हैं सबसे ज्यादा जो इनके साथ है, तो कैंडिडेट 1 विल बी डिक्लेयर्ड एज विनर। और भारतीय संविधान ने भारत के अंदर FPTP फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम को अपना रखा है। ठीक है भाई, ये तो भारत का। और भी मेथड्स की हम बात करेंगे।
जैसे अगला मेथड है पीआर सिस्टम, ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। एक बार इस पे मत देखो भाई ये क्या लिख रखा है, एक बार मैं समझा देता हूं कैसे। जैसे भारत की बात करें, इस यहां पे पार्टी है बीजेपी, कांग्रेस, दो तीन पार्टी का हमने नाम ले लिया, आम आदमी पार्टी, भाई समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी मान लिया, और टोटल सीट है 100 सीट, और 100 वोट मान लो, 100 वोट है। अगर मान के चलो इस पार्टी को मिली है 20% वोट, इसको मिली 18% वोट, इसको मिली 15%, इसको 10, इसको 12%, और बाकी और भी पार्टी है जिनको ऐसे वोट मिली। अब जो परसेंट वोट का है उतनी ही परसेंट इसकी सीट मिल जाएंगी। जैसे जब यहां पे कैंडिडेट एक विनर डिक्लेयर नहीं होगा, यहां पे पावर कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी, जितनी वोट है इसकी इतनी पावर होगी, इसकी इतनी पावर होगी, इसकी इतनी पावर होगी, इसकी इतनी पावर होगी, इसकी इतनी पावर होगी। यहां पे कोई कैंडिडेट एक विनर नहीं है भाई, मैं 20% का विनर हूं, ये 18% का विनर है, वो 15% का विनर है। ऐसे जितनी वोट उतनी सीट। वहां पे पहले वाले में क्या था, एक आदमी जो जीतेगा, जिसकी सबसे ज्यादा वोट है, उसी को विनर डिक्लेयर करा जाएगा। यहां पे कोई विनर नहीं है, ना कोई लूजर है, ना कोई हारने वाला, ना कोई जीतने वाला। यहां पे क्या है, जितनी परसेंट आपको वोट मिली है उतनी परसेंट आपको पावर मिल जाएगी। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, वी गेट एग्जैक्ट सेम नंबर ऑफ सीट्स एज आवर वोट्स, या परसेंटेज ऑफ वोट। जितने परसेंटेज ऑफ वोट मिली है उतने परसेंट ऑफ से हमें सीट मिल जाएंगी। ठीक है, अगर हम इसमें बात करें, देखिए यहां पर हमें 20% वोट मिली है, और सीट अगर बात करोगे तो ये सीट जीत गया ना, ये अगर जीत गया तो इसका मतलब क्या, मान लो एक ही सीट पे चुनाव होना था, वोट मिली है 20%, सीट कितनी मिलेगी 100%, एक सीट थी, एक जीत गया। यहां पे 19% इसको वोट मिली, क्या सीट मिली है 0%, इसको 18% मिली, इसको 0% सीट मिली। 20% वोट मिलके 100% सीट। भाई एक ही सीट थी, एक सीट का मतलब 100% सीट होगी। परसेंटेज में अगर देखोगे 20% वोट मिली है, 100% सीट मिल गई। इसको 19% वोट मिली, इसको 0% सीट मिली है। यहां पे क्या है, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में यहां पे जिस पार्टी की, या मतलब जिस कैंडिडेट की सबसे ज्यादा वोट होंगी वो विनर है। अगले में क्या है, यहां पे विनर कोई नहीं, यहां पे क्या है 20% इसकी वोट है तो 20% सीट इनकी होंगी, 18% इसकी तो 18% सीट इसकी होंगी, 15 जितनी परसेंटेज ऑफ वोट उतने ही परसेंट ऑफ सीट। अब एक बात बताओ, ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव कौन सा है, ज्यादा डेमोक्रेटिक वे कौन सा है? तुम अगर ये दो मैं वे की बात कर रहा हूं, यहां पे बात देखो, डेमोक्रेसी देखो डेमोक्रेसी को अगर आप समझना चाहते हो ना, जितना ज्यादा लोगों का पार्टिसिपेशन होगा वो देश उतनी ही बेहतर डेमोक्रेसीज में काउंट करा जाएगा। ठीक है, अब यहां पे देखो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, यहां पे 20% लोगों ने पार्टिसिपेट करके इसको जिताया। जो 80% लोग थे उनकी कोई वैल्यू है अब, जिन्होंने इसको हराने के लिए वोट दिए थे? भाई 20 ने तो जिताने के लिए वोट दिए हैं, बाकी जो 80% बच गए उन्होंने इसको हराने के लिए वोट दिए थे। अब उनके वोट की कोई कीमत नहीं, इसमें है 20% लोगों की वैल्यू। और यहां अगर तुम बात करो, यहां पे क्या है, सबकी वैल्यू है। 20 इसने दिए तो इन 20 की भी वैल्यू, 18 दूसरे लोगों ने इनको दिए तो 18 इनकी भी वैल्यू, 15 इनकी भी वैल्यू। ठीक है, ज्यादा डेमोक्रेटिक कौन सा वे है? पीआर सिस्टम।
बट भारत के अंदर हमने एफपीटीपी क्यों अपना रखा वो हम आगे इसमें देखेंगे। इन दिस सिस्टम ए पार्टी गेट्स द सेम प्रोपोर्शन ऑफ सीट एज इट्स प्रोपोर्शन ऑफ वोट्स। अगर देखो क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, पीआर सेम परसेंट ऑफ वोट सेम परसेंट ऑफ शेयर। अगर हम एफपीटीपी की बात करें, सेम परसेंट ऑफ मतलब जितना परसेंट ऑफ वोट है या तो उससे ज्यादा सीट होंगी या उससे कम सीट होंगी। अगर आप पहले नंबर की पार्टी हो, जैसे अगर आप बीजेपी हो, तो जितनी टोटल वोट आपको भारत में मिलेंगी ना, आपको उससे परसेंट में ज्यादा सीट मिलेंगी। अगर 40% वोट पूरे भारत ने बीजेपी को दी है तो 40% से ज्यादा सीट होंगी भाई अपने आप। ये इसकी खासियत है। ये हमेशा जो मेजर पार्टी है उसके को फायदा पहुंचाने वाला सिस्टम है, और जो बाकी जो दूसरी पार्टी बच गई उनको जितने परसेंट सीट वोट मिली है उससे कम परसेंट सीट मिलेंगी, ये भी कंफर्म है। तो ये क्या करेगा, जो मेजोरिटी वाली पार्टी है जिसको सबसे ज्यादा वोट मिली है उसको थोड़ा ज्यादा बेनिफिट पहुंचाने वाला है। और ये सिस्टम है जो पीआर सिस्टम, इसमें भाई क्या है, जितनी वोट है उतनी ही सीट है। क्लियर है। इसके दो वेरिएंट हैं। एक तो ये वेरिएंट है भाई कि यहां पे क्या करा, पूरे देश को, देखो दो वेरिएंट की बात करेंगे। ये पूरा देश है, इसमें ये पार्टी चुनाव लड़ रही है। यहां पे कैंडिडेट की वैल्यू नहीं है, यहां पे पार्टी की, पार्टी चुनाव वोट जाएगी पार्टी को। वैसे तो कैंडिडेट खड़े होंगे, मान के चलो इस पूरे देश में इसको इतनी वोट मिली, इसको इतनी और इसको इतनी। तो जो सरकार बनेगी वो कैसे बनेगी, 20% लोग उसमें बीजेपी के होंगे, 18% लोग कांग्रेस के होंगे, 15% तीसरी पार्टी के, और बाकी जो चौथी पांचवी पार्टी है। एक तो ये वेरिएंट है। एक दूसरा वेरिएंट और भी है। मान लिया ये है पूरा देश और इसको हमने छोटी छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड कर दिया ऐसे। अब यहां पे पार्टी है ए बी सी डी, मान लो ए बी और सी और डी। ये पार्टी यहां भी चुनाव लड़ रही है ए बी सी डी, ये पार्टी यहां भी चुनाव लड़ रही है, ये पार्टी यहां भी चुनाव लड़ रही है। ठीक है, अलग अलग जगह पे ये चुनाव लड़ती है। अब इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में मान के चलो ए की सबसे ज्यादा वोट है 50%, इसकी 20%, इसकी 30% और ऐसे इसकी दूसरी में 40%, 30%, 20%, यहाँ पे 60%, यहाँ पे 20-30%, यहाँ पे 5%, ऐसे 10%, यहाँ पे 40%, ऐसे मान लो। तो जो ये कॉन्स्टिट्यूएंसी है इसमें तो ये वाली, इसमें मान लिया पार्टी ए की वोट ज्यादा है, तो इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में पार्टी ए की सबसे ज्यादा पावर होगी। वैसे तो पावर दूसरियों की भी होगी पर सबसे ज्यादा होगी ए की। दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी ए है तो यहां भी ए की पावर। मान लिया चौथी की बात करें, यहां पे बी है सबसे ज्यादा, तो यहां पे बी की पावर। कहीं पे हो सकता है सी पार्टी की वोट ज्यादा हो तो वहां पे सी की ज्यादा पावर होगी। ये इससे भी ज्यादा डेमोक्रेटिक है। क्लियर है। ये क्या है, इससे भी ज्यादा। यहां पे तो क्या होगा, अगर ये पूरा देश है और आपने एक पार्टी बना ली इस देश में, तो आप क्या करोगे, आप कितने परसेंट वोट ले लोगे। अगर पीआर सिस्टम में आपको चुनाव लड़ना है तो आपको एक देश कंट्री वाइड पार्टी बनानी पड़ेगी, तब कहीं जाके आपका पावर में शेयर होगा। क्या इसमें ऐसा है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में? इसमें या अपने डिस्ट्रिक्ट की बात करो, आप कोई भी डिस्ट्रिक्ट में हो, सिर्फ डिस्ट्रिक्ट में आपको ऐसा लगता है कि भाई आपकी जानकारी है, आप यहाँ पे चुनाव लड़ सकते हो, और आपने सोनीपत से चुनाव लड़ा, अपने डिस्ट्रिक्ट से चुनाव लड़ा और आप चुनाव जीत गए, तो सोनीपत में तो कम से कम, आपके डिस्ट्रिक्ट में तो कम से कम आपकी पावर हो गई। अगर पीआर सिस्टम में होता ऐसा, तो पीआर सिस्टम में आप चुनाव लड़ते पार्टी बनाकर, अगर आपके डिस्ट्रिक्ट में है क्या वोट पूरे देश के हिसाब से, कुछ भी नहीं, तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट में मान के चलो 5 लाख वोट, और 5 की 5 लाख वोट आपकी आ गई। और पूरे देश की बात करोगे तो उसमें तो 50-60 करोड़ वोट है, तो उसमें 50 लाख की कोई वैल्यू नहीं। आपके डिस्ट्रिक्ट ने आपको जितवा दिया, सबसे ज्यादा वोट दे दी, उसके बाद भी पावर आपके पास नहीं है।
पीआर सिस्टम में। बट अगर फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम है, आप एक छोटे एरिया में भी आपका प्रभाव है और वहां पे आपने चुनाव जीत लिया, तो कम से कम उस एरिया को रिप्रेजेंट करने वाले आप बन जाओगे। हम भारत में ये सिस्टम हमने क्यों अपना रखा है, थोड़ा थोड़ा इस विषय पे भी सोचना है। ये ज्यादा डेमोक्रेटिक वे नहीं है, वी नो, बट इसकी कुछ और बेनिफिट्स होंगे। अब यहां पे देखो, यहां पे तो इस देश में हमें चुनाव लड़ना है और हम हैं इस एरिया में, तो क्या इस एरिया में जीत के भी तुम इस पूरे देश में क्या पावर गेट करोगे? कुछ भी नहीं। बट उस वाले में क्या है, पीटीपी में आप छोटे से एरिया में प्रभाव हो, वहां चुनाव जीत के कम से कम वहां तो अपनी पावर, ठीक है, समझ में आई भी बात। ये पीआर सिस्टम है। इजराइल सिस्टम ऑफ इलेक्शन, इन इजराइल वंस द वोट्स आर काउंट ईच पार्टी इज अलॉटेड द शेयर ऑफ सीट्स इन द पार्लियामेंट। जितने परसेंट वोट मिलेगी उतने परसेंट पार्लियामेंट में सीट मिल जाएंगी, ठीक है। देयर आर टू वेरिएशन, अगर हम वेरिएशन की बात करें, देयर आर टू वेरिएशन इन द पीआर सिस्टम। इसको स्क्रीनशॉट ले लेना, इसमें क्या लिख रखा है। एक तो वेरिएंट, अगर हम पूरे देश को एक कॉन्स्टिट्यूएंसी माने और एक देश को अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड कर दें। एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में जैसे इजराइल और नीदरलैंड्स की बात करें, और अगर अदर कंट्री जैसे अर्जेंटीना और पुर्तगाल में है ये, ठीक है। समझ में आई मेरी बात? ये बताओ, क्लियर है ये सारी बातें? अगर हम दो वेरिएंट पढ़ लिए हमने पीआर की, एक तो ये है नीदरलैंड्स और इजराइल वाला, एक है अर्जेंटीना और पुर्तगाल वाला, जिसमें एक देश को छोटी छोटी अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांट के सिस्टम यहां भी पीआर है, ठीक है। इन बोथ केसेस, देखिए, इन बोथ केसेस वोटर्स एक्सरसाइज देयर प्रेफरेंस फॉर ए पार्टी एंड नॉट ए कैंडिडेट। दोनों ही वेरिएंट्स में वोट किसी पार्टी को दी जाएगी, ना कि किसी कैंडिडेट को। मैं बता दिया, कैंडिडेट की तो वैल्यू ही नहीं। कैंडिडेट तो एक एरिया में है, जैसे मान लिया आप इस देश में हो, कैंडिडेट तो यहां पे है, और पार्टी इस पूरे देश में फैली है। इस कैंडिडेट की भी वैल्यू तब होगी जब इसकी पार्टी जीतेगी। अपने एपीटीपी में क्या है, अगर कैंडिडेट जीत गया और पार्टी नहीं जीती, उसके बाद भी वो कैंडिडेट वहां का रिप्रेजेंटेटिव माना जाएगा। बट यहां पे देखो, कैंडिडेट है देश में एक हिस्से में, ये जीत भी गया और पार्टी की कोई वजूद नहीं है पूरे देश में, तो इसको क्या कौन पूछेगा? फिर कोई भी नहीं। अगर इस कैंडिडेट की आपको पावर चाहिए है, तो ये जिस पार्टी से जुड़ा है, जो इस पूरे देश में फैली हुई है, वो पार्टी जीतनी चाहिए। अगर आपको अपने कैंडिडेट ये चाहिए ना भी मेरे कैंडिडेट के पास पावर हो, तो हमें उसकी पार्टी को जितवाना पड़ेगा पूरे देश में। और पूरे देश में यार हम अपने कैंडिडेट के लिए तो काम कर सकते, पूरे देश में कैसे? ठीक है, तो ये पीआर सिस्टम है। यहां पे नॉर्मली कैंडिडेट की बजाय उसकी पार्टी को ज्यादा महत्व दिया जाएगा, ठीक है। कल इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन की शुरुआत करी थी और हमने डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को पढ़ा था। साथ में ये भी पता चला था कि भी भारत में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को हम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी बोल सकते हैं। और इसके साथ हमने एक टॉपिक पढ़ा था भी व्हाई डू वी नीड इलेक्शन, चुनाव की क्या जरूरत होती है, और फिर चुनाव के क्या क्या सिस्टम हो सकते हैं, किस किस तरीके से हम चुनाव करते हैं, जिसमें एक था फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम और दूसरा था पीआर सिस्टम। पीआर सिस्टम के भी दो वेरिएंट हमने कल देखे थे। अगर हम भारत की बात करें, क्या भारत में पीआर सिस्टम है? बोलोगे नहीं है, क्योंकि कल बताया था भारत में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम अपना रखा है। बट हमने है ना भारत में पीआर सिस्टम को भी अपना है एक लिमिटेड स्केल में।
और जो दो वेरिएंट हमने पीआर के पढ़े हैं, एक थर्ड वेरिएंट भारत ने अपना रखा है जिसमें होता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। उसको मैं बताऊंगा क्या है। इंडिया हैज अडोप्टेड पीआर सिस्टम ऑन ए लिमिटेड स्केल फॉर इनडायरेक्ट इलेक्शन। हमारे देश में चुनाव होता है प्रेसिडेंट का, वाइस प्रेसिडेंट का और राज्यसभा के सदस्यों का, विधान परिषद का। ठीक है, ये जो चार चुनाव हैं, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, भाई राज्यसभा का सदस्य और विधान परिषद के सदस्य, इनमें हम पीआर सिस्टम अपनाते हैं। ये पीआर सिस्टम वो पीआर सिस्टम से अलग है। इन सदस्यों का चुनाव इनडायरेक्ट होता है कि भी लोग डायरेक्टली इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। जैसे एमएलए का जब चुनाव होगा वो डायरेक्ट इलेक्शन है, मतलब डायरेक्ट डेमोक्रेसी अलग होती है। डायरेक्ट इलेक्शन का मतलब होता है लोग वोट डालते हैं। इनडायरेक्ट इलेक्शन का मतलब क्या होता है, जैसे प्रेसिडेंट का चुनाव, प्रेसिडेंट के चुनाव में आम आदमी पार्टिसिपेट नहीं करता। प्रेसिडेंट के चुनाव में वोटर कौन है, या तो एमएलए है या एमपी है। और ये एमएलए एमपी जिस सिस्टम के थ्रू प्रेसिडेंट को चुनते हैं वो भी पीआर सिस्टम का एक वेरिएंट है। इसमें सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, अभी देखेंगे उसको, उसके माध्यम से चुनाव होता है। हम एक राज्यसभा के सदस्य के चुनाव, पीआर सिस्टम इन राज्यसभा इलेक्शन, इसको देखेंगे। देखिए, इट फॉलोज ए थर्ड वेरिएंट ऑफ पीआर जिसको सिंगल पीआर द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, एसटीवी, ये पीआर सिस्टम का ही एक प्रकार है। एवरी स्टेट हैज ए स्पेसिफिक कोटा ऑफ सीट्स इन द राज्यसभा। सभी राज्यों का राज्यसभा में एक स्पेसिफिक कोटा होता है भाई सीटों का। जैसे हरियाणा में कितनी सीट है राज्यसभा की? 5। हरियाणा में एमएलए कितने हैं? 90। तो 90 जो एमएलए हैं उनके लिए लोग डायरेक्ट वोट डालते हैं। हरियाणा में 10 है एमपी, 10 एमपीज, हम उनके लिए भी डायरेक्ट वोट डाल के आते हैं। बट राज्यसभा के जो सदस्य हैं वो है हरियाणा में 5। तो हर स्टेट का राज्यसभा के मेंबर का एक कोटा होता है। एंड द वोटर्स आर द एमएलए, और इसके वोटर होते हैं एमएलए। एमएलए इस चुनाव में पार्टिसिपेट करते हैं। दिख रहा है भैया यहां पे? एक मिनट, हाँ ये हो जाएगा शायद। अब ये क्या करते हैं, जैसे राज्यसभा के लिए व्यक्ति खड़े हैं 1 2 3 4, 4 आदमी खड़े हैं भाई, 90 एमएलए हैं। अब उन सभी को 4 वोट डालनी है, 90 के 90 को। कैसे? जैसे मान लिया मैं हूं एक एमएलए, तो ये है कैंडिडेट ABCD मान लो भाई, क्योंकि 1 2 3 में वोट का लगा लूंगा। कैंडिडेट है A B C और D, 4 कैंडिडेट है। अब मुझे 4 वोट डालनी है। मैं उन 90 एमएलए में से एक हूं, मैंने वोट डाली। पहली प्रेफरेंस है मेरा ये, सेकंड है ये, थर्ड है ये, फोर्थ है ये, मेरी प्रेफरेंस है ये। फिर दूसरा कोई एमएलए आया, जैसे फिर मैं आएगा, मतलब दूसरा हूं मैं। अब मेरी पहली प्रेफरेंस है ये, सेकंड है ये, थर्ड है ये, फोर्थ है ये। फिर तीसरा कोई एमएलए आया, उसकी फर्स्ट है ये, थर्ड है ये, सेकंड है ये, फोर्थ है ये, एंड सो ऑन। ऐसे 4 वोट डाली जाएंगी। अब अगर जिस भी कैंडिडेट की सबसे ज्यादा पहली प्रायोरिटी की वोट होंगी, जैसे इसमें देखो 1 और 2, इसमें पहले के लिए 2 है ना ये, अगर ये चुनाव होता तो ये जीत गया था। और मेजोरिटी में वोट होनी चाहिए। जैसे एक और वोट मान लो, ये 3 1 2 और 4,
ठीक है, अब एक नंबर पे इसको भी एक मिली, 2 वोट इसको मिली है और 2 ही वोट नंबर कैंडिडेट बी को मिली है, दोनों की लगभग बराबर है, 50-50% होगी भाई, 4 वोट टोटल है, 50 इसको मिली है, 50 इसको मिली है। बट ये चाहिए मेजोरिटी 50% से ज्यादा, और अब ये 50% से ज्यादा नहीं है। अब क्या करा जाएगा, इस कैंडिडेट को हटाया जाएगा भाई, जिसकी सबसे कम प्रायोरिटी होगी ना एक नंबर की, जिसमें एक नंबर सबसे कम बार आया होगा, कैंडिडेट की को हटा के उसकी जो वोट है वो यहां पे 3 वाला है ना, इसको एक जगह, इसको दूसरे को, इसको ऐसे वो ट्रांसफर करी जाएगी वोट। ये एग्जैक्ट नहीं है, एग्जैक्ट का मतलब समझो, 100 वोट है तो हमें चाहिए 51, अगर 90 एमएलए है तो हमें वोट चाहिए 46 एक नंबर पे। मान के चलो किसी भी कैंडिडेट को एक नंबर की 46 नहीं मिली, तो जिस कैंडिडेट की सबसे कम एक नंबर की सीट है ना, उसको वहां से कैंसिल आउट कर दो, उसको खत्म करो, और उसकी वोटों को दूसरे कैंडिडेट को प्रेफरेंस के थ्रू दूसरों को ट्रांसफर कर दो। फिर काउंट करके देखो, अब जो उसकी थर्ड थी, मतलब जो फर्स्ट तो खत्म होगी, अब सेकंड प्रेफरेंस पे जोन सा था उसको वोट दे दी, थर्ड पे जोन सा था उसको वोट दे दी। फिर से काउंट करो, फिर देखा कि भाई नहीं हो पाई, फिर जो इस बार जो कैंडिडेट जिसकी सबसे लास्ट होगी उसको समाप्त कर दो, अब इसकी वोट जो बाकी बच गए उनको ट्रांसफर कर दो, और ऐसा तब तक करते जाओ जब तक एक आदमी विनर ना हो जाए। ठीक है, ऐसे ही भाई, टू बी डिक्लेयर्ड द विनर ए कैंडिडेट मस्ट सिक्योर ए मिनिमम कोटा ऑफ वोट्स विच इज डिटरमाइंड बाय फॉर्मूला। ये फॉर्मूला था, वोट्स आर काउंटेड बेस्ड ऑन फर्स्ट प्रेफरेंस वोट्स, जिसकी जो पहली प्रेफरेंस होगी ना वोट्स की, वो चुना जाएगा भाई। और इफ आफ्टर द काउंटिंग ऑफ ऑल फर्स्ट प्रेफरेंस वोट्स रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कैंडिडेट्स फेल टू फुलफिल द कोटा, अगर सारी काउंटिंग होने के बाद भी कोटा फुलफिल नहीं होता, तो जिसने लोवेस्ट वोट सिक्योर करी है उसको एलिमिनेट करा जाएगा, एंड हिज हर वोट्स आर ट्रांसफर्ड टू दोज हु आर मेंशन्ड एज सेकंड प्रेफरेंस ऑन द बैलेट पेपर। और उसकी वोट किन को ट्रांसफर कर दी जाएगी, जो वहां पे सेकंड प्रेफरेंस में है। और इस प्रोसेस को ऐसे ही आगे बढ़ाते जाएंगे और अंत में एक कैंडिडेट विनर डिक्लेयर हो जाएगा। ये है भाई पीआर सिस्टम इन आवर राज्यसभा इलेक्शन। अभी ध्यान दो, राज्यसभा का हर स्टेट का एक कोटा है और राज्यसभा के सदस्य इनडायरेक्टली चुने जाते हैं लोगों के द्वारा। इनडायरेक्टली का मतलब है यहाँ पर वोट देंगे एमएलए, और जो सिस्टम है पीआर का एक वेरिएंट है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का। यहाँ पे हर कैंडिडेट, हर एमएलए हर कैंडिडेट को वोट देगा अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से, और इस तरीके को फॉलो करते करते हमें विनर को ढूंढना होगा। क्लियर हो जाएगा भाई ये पीआर सिस्टम इन राज्यसभा इलेक्शन, सिंपल है। चले नेक्स्ट पे, रीजंस फॉर अडोप्टिंग द, यहां पे हो सकता है ये ना क्लियर दिख रहा हो तो मैं ये बता देता हूं क्या लिख रखा है, रीजंस फॉर अडोप्टिंग द एफपीटीपी सिस्टम बाय इंडिया। जो हमने फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम भारत में अपनाया है, उसके क्या कारण है भाई। हमने देखा ये सबसे ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव तरीका नहीं है, सबसे ज्यादा डेमोक्रेटिक वे भी नहीं है, क्योंकि देखा था 20% वोट वाला इलेक्शन को जीत जाता है और 80% लोग जिन्होंने उसको हराने के लिए वोट दिया था उनके वोट की वैल्यू कोई फिर बचती नहीं। जब ये सबसे ज्यादा डेमोक्रेटिक नहीं है तो भारत ने इस सिस्टम को क्यों अपनाया, इस विषय पे हमें अभी बात करनी है। ठीक है, इसका सबसे पहला कारण सिंपल सिस्टम, कि जो ये एफपीटीपी है ना एक सिंपल सिस्टम है, कोई भी आम आदमी इसको आसानी से समझ सकता है। अब मान लिया कैंडिडेट जीत गया ये, तो वो सब का एमपी है। अब चाहे किसी ने उसकी वोट दे रखी है या किसी ने उसकी वोट नहीं दे रखी, वो सब का एमपी है। अब सबको पता है कि भाई अगर कुछ काम करवाना है तो उसके पास जाना है,
सिंपल सिस्टम है। भारत में उस समय जब आजाद हुए उस टाइम से ही अडॉप्ट कर रखा भाई। उस समय पढ़े लिखे आदमी नहीं थे, ना ज्यादा समझदार, क्योंकि जब पढ़े लिखे नहीं होंगे तो समझदार कैसे होंगे। तो उस समय ये बेस्ट सिस्टम था, क्लियर चॉइस थी वोटर्स के सामने कि भी ये या ये। पीआर सिस्टम में क्लियर चॉइस नहीं है। पीआर सिस्टम में देते हैं हम पार्टी को वोट, वहां पे कैंडिडेट की वैल्यू नहीं होती। और जब भी मान के चलो एक पार्टी दो पार्टी, हर जगह पे पार्टियों की, अब इस पार्टी को सबसे ज्यादा वोट मिली है, इसको उससे कम, इसको कम, इसको सबसे कम, तो इनकी देश में इसी हिसाब से पावर है। आपके पास कोई भी ऐसा कैंडिडेट नहीं होगा जिसको आप ये मानो भाई मैं दुख की स्थिति में किसके पास जाऊं। अब 4 कैंडिडेट हैं, 20% इसके पास है, 10% इसके, 30 इसके, 20 इसके, किसको मानोगे भी ये हमारा रिप्रेजेंटेटिव है। एफपीटीपी में क्या है, क्लियर चॉइस है भाई। यहां पे हमें क्लियर पता होगा हमारा रिप्रेजेंटेटिव कौन है। तो पहला कारण था दिस इज सिंपल सिस्टम। यहां पे है ना, ये वोटर्स के को चॉइस देता है बिटवीन कैंडिडेट्स नॉट पार्टीज। हम पार्टी के पास थोड़ा जाएंगे, हम तो कैंडिडेट के पास जाना है हमें। अब मैं कहूं भाई बीजेपी के पास चले जाओ, कहां बीजेपी, तुम्हें पता बीजेपी कौन है। अगर मैं किसी कैंडिडेट का नाम लूं भाई उसके पास चले जाओ तो जाना आसान है। इस सिस्टम में कैंडिडेट इंपॉर्टेंट है। एफपीटीपी सिस्टम में आपको क्लियर पता है कौन कैंडिडेट है, किसके पास जाना है। वहां पीआर सिस्टम में क्या है, वहां पे पार्टी इंपॉर्टेंट। पार्टी में किसके पास जाओगे तो वहां पे ट्रू रिप्रेजेंटेटिव आपको नहीं मिलेगा। तो इस कारण ये सिस्टम है। स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट, ध्यान देना भाई ये क्या है। इसको हम स्टेबल गवर्नमेंट भी यहां पे लिख सकते हैं। स्टेबल गवर्नमेंट सबसे इंपॉर्टेंट कारण था भाई ये एफपीटीपी का। जब ये सिस्टम होगा तो हर सीट से कोई ना कोई जीत जाएगा, और लास्ट में अगर कोई पार्टी मेजोरिटी ऑफ कैंडिडेट अगर उसके जीत जाते हैं तो मेजोरिटी की गवर्नमेंट बन जाएगी। क्या पीआर सिस्टम में मेजोरिटी गवर्नमेंट बन सकती है? नॉर्मल कंडीशन में किसी की 20% सीट है, किसी की 10 है, किसी की 15, उस हिसाब से वो कोएलिशन गवर्नमेंट होगी, बहुत सारी पार्टी मिलके वहां सरकार बनाएंगी। पर एफपीटीपी में क्या है, एक पार्टी सरकार बना सकती है। जैसे अभी देख लो बीजेपी, ये मेजोरिटी की गवर्नमेंट है। अगर पीआर सिस्टम होता तो जितनी वोट बीजेपी को मिले हैं उसका उतना पावर में हिस्सा होता, जितनी कांग्रेस को मिली है उसको इतना शेयर मिलता, कोई तीसरी पार्टी उसका भी शेयर, चौथी पार्टी का उसका भी शेयर। तो कोएलिशन गवर्नमेंट बनती हमेशा। एक मेजोरिटी की गवर्नमेंट बनना पीआर सिस्टम में पॉसिबल नहीं है। ये तो तब बनेगी जब सारी किसी भी पार्टी की एक सिंगल वोट भी ना हो। अगर किसी भी पार्टी की वोट है तो उसका भी कोई न कोई हिस्सेदारी होगी उस सत्ता में। तो इसलिए एक पार्टी की सरकार बनना पीआर सिस्टम में मुश्किल है, एफपीटीपी सिस्टम में आसान है। अगर कोएलिशन गवर्नमेंट हमेशा अनस्टेबल गवर्नमेंट होगी, क्योंकि अगर कोई भी पार्टी ये बोल दे कि भी हम आपका साथ नहीं देंगे तो सरकार गिर जाएगी। जो मेजोरिटी की सरकार होगी वहां डिसीजन लेने आसान होंगे, वहां मुश्किल भी डिसीजन लिया जा सकता है। जैसे आज देखो, अगर मोदी सरकार की हम बात करें तो इसमें क्या हुआ है, आर्टिकल 370 को हटाया, 3 तलाक को हटाया, राम मंदिर बनवाया। ये ऐसे काम थे जो ऐसा नहीं भाई इससे पहले नहीं थे, ये कि भाई इसी काम में इसी काल में ये ऐसे विषय हमारे सामने आए। ये सैकड़ों सालों से विषय थे, बट उसके बाद भी किसी गवर्नमेंट में इतनी हिम्मत नहीं थी भाई। कांग्रेस इसको करना नहीं चाहती थी, कोएलिशन गवर्नमेंट कर नहीं सकती थी। अब बीजेपी के पास ऐसी मेजोरिटी आई तो इसने करके भी दिखा दिया। और उस समय बात करें जब भारत आजाद हुआ है, उस समय सबसे ज्यादा जरूरत थी स्टेबल गवर्नमेंट की, क्योंकि भारत गरीब है, अशिक्षित है, और उस समय पे सरकार को कई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने थे। और इंपॉर्टेंट डिसीजन उनमें से एक ये भी था भी सेंट्रल गवर्नमेंट को हमें पावरफुल रखना। इस विषय पे कभी और बात करेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट को भी पावरफुल रखना था।
अब सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर, अगर हम कई सारी पार्टियों को मिला के सरकार बनाने हैं तो कैसे सेंट्रल गवर्नमेंट पावरफुल होगी? कोएलिशन गवर्नमेंट होगी। ठीक है, डिसीजन मुश्किल लेने हैं, कोएलिशन गवर्नमेंट में बड़ा डिसीजन लेना मुश्किल है वैसे भी, तो इसलिए उस समय पे फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम जरूरी था। और आज की भी अगर हम बात करें तो भारत में ये सिस्टम आज भी जरूरी है, क्योंकि अभी भी भारत में कई बड़े डिसीजन लेने की जरूरत है। कोएलिशन गवर्नमेंट हो सकता है वैसे डिसीजन ना ले सके। स्टेबल गवर्नमेंट और स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट के लिए भी हमने एफपीटीपी सिस्टम को अपनाया, वर्किंग टुगेदर। देखिए, जब कोई कैंडिडेट खड़ा है, मान लिया आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी से खड़ा है, तो इसके लिए हिंदू भी वोट डाल रहे हैं, मुस्लिम भी, और हिंदुओं में अलग अलग कास्ट के भी, सारे के सारे अमीर गरीब सभी। जो एफपीटीपी सिस्टम में है, नॉर्मली सारे के सारे सोशल ग्रुप्स मिलकर कैंडिडेट को चुनते हैं। ठीक है, तो यहां पे ये एक साथ काम करने की फीलिंग की बात भी एफपीटीपी सिस्टम में है, और ये कारण था कि भाई भारत ने फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम को अपनाया था आजादी के बाद। ठीक है, आज इस पे डिस्कस हो सकता है कि भाई इसको कितने लंबे समय तक और चलाना है, इसकी क्या कमियां हैं, बट उस समय दिस वाज ए परफेक्ट डिसीजन बाय द गवर्नमेंट, बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स। ठीक है, उस समय इस डिसीजन पर कोई संदेह नहीं था। आज आप सवाल उठा सकते हो भाई एफपीटीपी ज्यादा डेमोक्रेटिक नहीं है, सही बात है भाई, बट उस समय ये समय की जरूरत था। क्लियर है? चले फिर आगे। इश्यू विद पीआर। पीआर सिस्टम के साथ इश्यूज क्या क्या है, क्या क्या समस्याएं हैं भाई पीआर सिस्टम की, ये बताना। इट इज ए कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है विच में वर्क इन ए स्मॉल कंट्री, जो एक छोटे देश में काम कर सकता है। कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम क्या है, इसमें पता ही नहीं चलेगा कौन जीत रहा है। आपने अपनी तरफ से कैंडिडेट को अपने एरिया में जितवा दिया और वो पार्टी उस देश में हार गई, उसको पार्टी को मिले 1% वोट, और आपने किसी कैंडिडेट को जितवा रखा है तो आप उसकी कोई वैल्यू नहीं, तो लोगों को ये भी नहीं पता चलेगा भाई कौन जीत गया कौन हार गया। वो कैंडिडेट जो आपने अपने यहां से हराया था उसको एक भी वोट नहीं दी थी, हो सकता है उसकी पार्टी पूरे देश में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरे। जिसको आपने एक भी वोट नहीं दी वो पावरफुल बन के आ गया। जिसको पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी ने मिलके वोट दी थी उसकी पार्टी हो सकता है देश लेवल पे, नेशनल लेवल पे तो ज्यादा कुछ ना अच्छा कर सके, तो उसके पास कोई पावर नहीं है। ठीक है, ये तो कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है एंड नो वन कैन अंडरस्टैंड, मतलब एवरीवन कैन नॉट अंडरस्टैंड दिस सिस्टम इजीली। और भारत जैसे देश में लोगों को समझाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा ये सिस्टम। दूसरा भी, नो अकाउंटेबिलिटी फॉर अवर लोकेलिटी। बताया था भाई, आपने तो जितवा दिया, अब वो अकाउंटेबल होगा आपके लिए, पार्टी अकाउंटेबल है, उसकी पार्टी की कोई वैल्यू नहीं, दूसरी पार्टी वैल्यू तो अकाउंटेबल भी नहीं। और एक बात, जब आपकी लोकेलिटी में ऐसे पावर बटी है भाई इन लोगों में, कुछ परसेंट इसके पास, कुछ इसके पास, इसके पास गए तुम कि जी हमारा काम कर दो, बोला भाई मेरे पास तो सारी पावर है नहीं, वो जो सेकंड नंबर पे हो, जो थर्ड वाला है, उनके पास भी जाओ, उनके पास है इस चीज की पावर, चलो जी ठीक है, आप सेकंड के पास गए, वो बोला भाई मैं क्या करूं, या तो कई आदमी बैठे 1 2 3, मेरे अकेले से काम नहीं होगा, एक बार थर्ड के पास चले जाओ। आपने फिर से प्रोसेस रिपीट करा, थर्ड के पास चले गए, सेम बात वहां से सुनी, अकाउंटेबल है ही नहीं कोई। अगर यहाँ पे एमपी फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम देखिए, अकाउंटेबल है, आपको पता भाई ये हमारा एमपी है, अगर वो काम नहीं करता तो आपको पता चल जाएगा भी हमारे एमपी ने काम नहीं करा। यहां पे किसको अकाउंटेबल ठहराओगे, क्योंकि आपको भी एग्जैक्ट नहीं पता भी वास्तव में किसके पास पावर है। तो ये अकाउंटेबल गवर्नमेंट, लो स्टेबिलिटी, कोएलिशन गवर्नमेंट बनेगी नॉर्मल कंडीशन में, और जब कई पार्टियां मिलके बनती हैं, सरकार बनाती है, तो स्टेबल गवर्नमेंट नहीं होगी। एफपीटीपी में क्या है, स्टेबल गवर्नमेंट बनने के
काफी चांसेस है। और इसमें पीआर में क्या है, स्टेबल गवर्नमेंट बनने के चांसेस है मिनिमम। क्लियर है? तो ये पीआर सिस्टम के साथ इश्यू है, ये इसकी लिमिटेशन लगा लो भाई पीआर सिस्टम की। ठीक है, अगर हम एक्सपीरियंस ऑफ द एफपीटीपी सिस्टम इन इंडिया, भारत में जो एफपीटीपी सिस्टम रहा है उसके एक्सपीरियंस की बात करनी है भाई। ठीक एक्सपीरियंस रहा है या कुछ समस्या रही है, लिखें भाई। सबसे पहली बात है, एफपीटीपी सिस्टम हैज कन्फर्म्ड द एक्सपेक्टेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर। जो ये सिस्टम है, ये हमारे संविधान निर्माताओं की जो इच्छाएं थी, जो उनकी उम्मीद थी, उस पर खरा उतरा है। इट हैज प्रूव्ड टू बी सिंपल एंड फैमिलियर टू ऑर्डिनरी वोटर्स। ये जो साधारण वोटर हैं उनके लिए एक सिंपल और फैमिलियर तरीका रहा है। देखो हम क्या पढ़ रहे हैं इस टॉपिक में, जो ये एफपीटीपी सिस्टम है उसका भारत में कैसा एक्सपीरियंस रहा है, ये है टॉपिक। ठीक है, तीसरा, इट हैज हेल्प्ड लार्जर पार्टीज टू विन क्लियर मेजोरिटीज एट द सेंटर एंड स्टेट लेवल। जो लार्जर पार्टी है, चाहे वो सेंटर लेवल पे है चाहे स्टेट लेवल पे, दिख रहा है भाई यहां पे। अगर ये दो लो, थोड़ा सा और कर देते हैं इसको ऐसे। ठीक है, इट हैज हेल्प्ड लार्जर पार्टी टू विन क्लियर मेजोरिटी। जो बड़ी पार्टी है उनकी मदद करी है क्लियर मेजोरिटी हासिल करने में, ये भी ठीक है। इट ऑल्सो डिस्करेज्ड पॉलिटिकल पार्टीज दैट गेट ऑल देयर वोट्स ओनली फ्रॉम वन कास्ट और कम्युनिटी। और उन पार्टियों को डिस्करेज करा है जो सिर्फ किसी एक कास्ट या कम्युनिटी से बिलोंग करती थी। देखो मान के चलो हमारा है, मान लिया डिस्ट्रिक्ट में हमें एमपी के लिए वोट डालनी है, तो क्या अगर हम चाहें, क्योंकि किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी को ऐसे हमने डेवलप नहीं कर रखा कि भी कोई भी कास्ट इतनी पावरफुल हो अपने कास्ट के आदमी को बना दे। अगर आप किसी भी कास्ट से हो, सिर्फ आपकी कास्ट या सिर्फ आपकी कम्युनिटी मिलके एक कैंडिडेट को विनर नहीं बना सकती। तो इस सिस्टम ने इसको डिस्करेज करा, अदरवाइज जो बड़ी कास्ट है उसी का कैंडिडेट बनता रहेगा। यहां पे अगर कैंडिडेट बनाना है तो कई सारी कम्युनिटी और कई सारी कास्टों को मिलना पड़ेगा, और यही बात हमने वहां पढ़ी थी वर्किंग टुगेदर वाली। यहां पर ये क्या है, वो पॉलिटिकल पार्टी डिस्करेज होगी जो सिर्फ और सिर्फ किसी एक कास्ट या कम्युनिटी के द्वारा बनाई गई थी। नॉर्मली द वर्किंग ऑफ द एफपीटीपी सिस्टम रिजल्ट इन ए टू पार्टी सिस्टम। नॉर्मली क्या होता है, जो एफपीटीपी सिस्टम होता है ना, इसमें दो पार्टी सिस्टम होंगी। एक पार्टी विनर है, एक दूसरी पार्टी। जो अपोजिशन में और छोटी छोटी पार्टी हो सकती है, पर नॉर्मल लेवल में दो ही पार्टी होती है। बट भारत में इसका एक्सपीरियंस अलग रहा है। भारत मल्टी पार्टी सिस्टम का देश बना, बहुत सारी रीजनल पार्टीज बनी। नेशनल लेवल पे भी हमारे यहाँ 7-8 पार्टी है, और अगर हम रीजनल लेवल या स्टेट लेवल की बात करें तो वहां पे तो 700-800 पार्टियां हैं। ठीक है, तो अपने यहाँ पे टू पार्टी सिस्टम में ये कन्वर्ट नहीं हो पाया, यहाँ पे मल्टी पार्टी सिस्टम रहा भाई भारत में। देखो अगर आफ्टर इंडिपेंडेंस यहां पे था वन पार्टी का डोमिनेंस, हम एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं। आजादी के बाद एक पार्टी रही। आफ्टर 1989 फंक्शनिंग ऑफ मल्टी पार्टी, यहां पे कोएलिशन गवर्नमेंट में सबसे पहले था कांग्रेस का राज। 1989 के बाद कोएलिशन गवर्नमेंट बननी शुरू होती है भारत में, तो वहां पे मल्टी पार्टी होगी। और उसके बाद आज अगर हम बात करें तो नॉर्मली ये टू पार्टी कंपटीशन भी है। तो हमारे देश में इसका एक्सपीरियंस अलग रहा है। जो एफपीटीपी सिस्टम नॉर्मली रिजल्टेड इनटू द टू पार्टी सिस्टम, हमारे यहाँ वन पार्टी डोमिनेंस भी रहा है, टू पार्टी सिस्टम भी रहा है और मल्टी पार्टी सिस्टम भी रहा है। तो हमारा एक्सपीरियंस नॉर्मली इसके साथ सही रहा है और आज तक भी इसके रिजल्ट ठीक है। तो हम ये नहीं बोल सकते भाई
In many states, a two-party competition is emerging, but the distinguished feature of India's party system is that rise of coalition has made it possible for new and smaller parties to enter into electoral competition. और एक आम आदमी जो पीआर सिस्टम में इमेजिन नहीं कर सकता चुनाव लड़ने की, क्योंकि वहां पे अगर चुनाव ठीक से लड़ना तो आपको नेशन वाइड एक पॉलिटिकल पार्टी बनानी पड़ेगी। बट एफपीटीपी सिस्टम में एक आम आदमी कम से कम अपनी लोकेलिटी में काम करके उस लोकेलिटी में पावर जिम्मेदारी गेन कर सकता है। ठीक है, तो ये एक आम आदमी को अगर चुनाव लड़ाने की बात है, उसको ऊपर उठाने की बात है, तो भी ये सिस्टम एफपीटीपी सिस्टम ठीक है और भारत में इसका एक्सपीरियंस ऐसा रहा है। ठीक है, देखिए आज जो हमने करा है एक बार उसको रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा ये इंडिया ने पीआर सिस्टम को लिमिटेड स्केल पर अपनाया है। किसके चुनाव में? प्रेसिडेंट के चुनाव में, वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में, राज्यसभा के मेंबर्स में और विधान परिषद के चुनाव में। इनडायरेक्ट का मतलब होता है लोग डायरेक्टली वोट जाकर नहीं डालते, उनके रिप्रेजेंटेटिव वोट डालेंगे, एमएलए एमपी वोट डालते हैं इन इलेक्शन में। ठीक है, फिर हमने पीआर सिस्टम राज्यसभा में कैसे काम करता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का कॉन्सेप्ट समझा, कैसे वोट देते हैं एमएलए राज्यसभा में, ऐसा ही कुछ राष्ट्रपति के केस में भी है। ठीक है, तो हमने ये पढ़ लिया था। उसके बाद भाई एफपीटीपी सिस्टम क्यों भारत में अपनाया, क्या कारण थे भारत में इस सिस्टम को अपनाने के, इन कारणों पर एक संक्षिप्त चर्चा हमने करी और उसको समझा भी। स्मूथ फंक्शनिंग, सिंपल सिस्टम, वर्किंग टुगेदर, स्टेबल गवर्नमेंट, ये सारे कॉन्सेप्ट हमने इस टॉपिक के अंदर कवर करे थे। फिर बाद में भाई पीआर सिस्टम के साथ क्या समस्याएं हैं, भाई कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है, अकाउंटेबल नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है, ये सारे पीआर सिस्टम के साथ समस्या है। और साथ में किसी एक आम आदमी के लिए चुनाव लड़ना कम से कम पीआर सिस्टम में इतना आसान नहीं है। और फिर लास्ट में देखा भाई भारत का इस सिस्टम के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा, तो ओवरऑल अपना ठीक एक्सपीरियंस रहा है। एक जो एफपीटीपी सिस्टम नॉर्मल कंडीशन में टू पार्टी सिस्टम के रूप में अमर्ज होता है, वो भारत में वन पार्टी डोमिनेंस भी रहा है, मल्टी पार्टी सिस्टम या कोएलिशन गवर्नमेंट का दौर भी रहा है, टू पार्टी सिस्टम जैसा कि आज अगर हम बात करें सेंट्रल लेवल पे तो ऐसा भी कुछ रहा है। ठीक है, तो ये इसके बाद की जो स्टोरी कथा कहानी है उसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए हमने जो लास्ट टॉपिक पढ़ा है अभी तक, ये पढ़ा था भाई एफपीटीपी सिस्टम। भारत में एफपीटीपी सिस्टम को अपनाया गया, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम को। ठीक है, अब पढ़ना है रिजर्वेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज। जो ये लोकसभा क्षेत्र है जो या फिर ये जो चुनाव के लिए कॉन्स्टिट्यूएंसी बना रखी है, इनमें रिजर्वेशन दिया गया है, कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज को रिजर्व्ड करा गया है एससी के लिए और एसटी के लिए। इसका कुछ कारण है, देखिए सबसे पहला क्या कारण है, एफपीटीपी सिस्टम में जीतेगा कौन, जिसकी सबसे ज्यादा वोट होंगे, ये हम सबको पता है। भारत के अंदर कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन रहा है। आज भी आप अपने गांव में देखिए, सरपंच के इलेक्शन की बात करें, या तो जनरल में इलेक्शन आता है या फिर वो किसी कैटेगरी एससी में इलेक्शन आया। जब कभी भी जनरल टर्म आती है, जनरल कास्ट के लिए इलेक्शन आता है, उस समय आप देखोगे कभी भी कोई भी पिछड़ी जाति का आदमी या एससी कोई भी कैंडिडेट खड़ा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उसका चुन के आगे बढ़ना थोड़ा सा मुश्किल है। भारत में, पूरे देश में भी ऐसा ही है कि जो पिछड़े वर्ग हैं, पिछड़ी जो जातियां हैं, एफपीटीपी सिस्टम में क्योंकि सबसे ज्यादा वोट वाला जीतेगा और इनको सबसे ज्यादा वोट मिलनी है मुश्किल, क्योंकि पिछड़े हैं, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है।
तो इनके लिए रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट लेकर आया गया, ताकि कम से कम इनको भी अपना रिप्रेजेंटेशन चुनने का मौका मिले। अगर ये रिजर्वेशन ना हो तो पूरे देश में ये संभव है, क्योंकि किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक कास्ट के आधार पर इतनी बड़ी कोई कास्ट नहीं है जो अपने अपने अकेले के दम पे अपना प्रतिनिधि चुन देगी। उसको कई कास्टों का सहयोग चाहिएगा, ये भी हमने पहले पढ़ लिया। पर जो शेड्यूल कास्ट हैं, अब वो अकेली तो अपने अकेले दम पे तो अपना प्रतिनिधि भेज नहीं सकती, दूसरी कास्टों के साथ मिलना पड़ेगा। अब दूसरी कास्ट मिलने में समस्या है, क्योंकि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है। दूसरी कास्ट उनके साथ ना मिलके वो खुद आपस में मिलके अपना कैंडिडेट को जितवा देते हैं। अगर ये रिजर्वेशन ना हो तो क्या होगा, पूरे देश में हो सकता है एक भी ऐसी कैंडिडेट चुनकर ना आए। और भारत के जो संविधान निर्माता थे वो इस बात से अवेयर भी थे, या फिर आपने गांव में देख भी लिया होगा, कैंडिडेट एससी तभी खड़ा होता है जब एससी में सीट जाएगी। सरपंची के चुनाव में भी ऐसा ही, एमएलए एमपी में भी आप देखोगे रिजर्व्ड है तभी एससी कैंडिडेट मिलेगा। अगर जनरल कैटेगरी है तो एससी कैंडिडेट को शायद ही एससी मतलब जीतने का कोई पॉसिबिलिटी उसके लिए हो। तो भारत के जो संविधान निर्माता थे वे इस बात से अवेयर थे और उन्होंने एससी और एसटी के लिए कुछ सीटों का रिजर्वेशन करा, ताकि उनका भी रिप्रेजेंटेशन लोकसभा में या राज्य विधानसभा में हो सके। ठीक है, ये है यहां पे, ये इसकी जरूरत है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, सेप। इसके दो तरीके हैं कि भी कैसे रिजर्वेशन दे। एक तो रिजर्वेशन देने का तरीका है सेपरेट इलेक्टोरेट्स बना दो भाई। सेपरेट इलेक्टोरेट्स का मतलब क्या होता है, मान के चलो ये है टोटल एरिया और यहां पे है ये एससी, तो ऐसा करो कैंडिडेट भी एससी और उसको चुनने वाले भी एससी। मतलब क्या होगा, इट मींस दैट इलेक्टिंग ए रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम ए पर्टिकुलर कम्युनिटी ओनली दोज वोटर्स हु वुड बी एलिजिबल हु बिलोंग टू दैट कम्युनिटी। जो चुनाव लड़ेगा वो भी उसी कम्युनिटी का होगा और जो वोट देंगे वो भी उसी कम्युनिटी के होंगे। बट भारत ने इस व्यवस्था को नहीं अपनाया। ये अंग्रेजों ने लागू करी थी भाई भारत में, उसका परिणाम हमने देखा था, भारत और पाकिस्तान के रूप में डिवीजन हुआ था। क्योंकि जब अलग कास्ट का अलग रिप्रेजेंटेटिव है तो कभी भी उन कास्टों के बीच में जो एसिमिलेशन होना चाहिए, जो आपस में उनका कोऑपरेशन होना चाहिए, वो पॉसिबल नहीं होगा। इनकलसिवनेस होनी चाहिए भी हमारी पॉलिटिक्स में, ताकि सब जातियां सारे धर्म मिलके किसी को बनाए। जब सारे धर्म या सारे जातियां मिलकर कोई कैंडिडेट चुनती है ना, तो सबका रिप्रेजेंटेटिव होगा। सेपरेट इलेक्टोरेट क्या था कि भाई इसमें एक जाति के लोग उसी जाति के किसी कैंडिडेट को चुनेंगे, तो एक जाति का वही कैंडिडेट रिप्रेजेंटेटिव होगा। ठीक है, तो ऐसा सिस्टम भारत ने नहीं अपनाया सेपरेट इलेक्टोरेट का। हमने कॉन्स्टिट्यूएंसीज को रिजर्वेशन देने के, रिजर्व करने की कोशिश करी। सबसे पहले क्या था भाई, in this system all voters in a constituency are eligible to vote but the candidate must belong to only a particular community or social section। देखो इसमें क्या, रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब है जैसे ये कॉन्स्टिट्यूएंसी है और ये एससी के लिए है, मान लिया यहाँ पे ये एससी पॉपुलेशन है, तो कैंडिडेट तो इसका होगा जो इलेक्शन लड़ेगा। वोट देंगे सारे, चाहे किसी भी जाति धर्म के हों। वोटर होंगे हर व्यक्ति जो एलिजिबल है वोट डालने के लिए, वो सब वोटर हैं। बट कैंडिडेट वहां से कौन होगा, एससी का या एसटी का। रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब होता है टू इंश्योर प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन देयर आर सर्टेन सोशल ग्रुप्स which may be spread across the country and their numbers may not be sufficient to be able to influence a victory of a candidate in a constituency। ये कहां पे डाली जाती है, कहां पे, देखो इसका क्या कारण है, जो ये सप्रेस्ड क्लास है, कुछ सर्टेन सोशल ग्रुप्स हैं जो पूरे देश में फैले हैं एससी और एसटी के रूप में, बट इनका रिप्रेजेंटेशन, इनके पास इतनी वोटिंग पावर नहीं है, इतनी पॉपुलेशन नहीं है कि ये अपने कैंडिडेट्स को चुन के भेज सके। तो इनका रिप्रेजेंटेशन इंश्योर करने के लिए क्या करा गया है, रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी। कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज को
रिजर्व करा गया है इनके लिए। ठीक है, चलें भाई नेक्स्ट पे। अब है ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, हमारे संविधान में इसके लिए क्या क्या प्रोविजन करे गए। सबसे पहला प्रोविजन क्या है, इट प्रोवाइड्स रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन द लोकसभा में भी, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में भी, एससी और एसटी के लिए। जैसे लोकसभा में भी और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, राज्य विधानसभाओं में भी रिजर्वेशन है दो ग्रुप्स के लिए, एससी और एसटी के लिए। ओबीसी औरों के लिए नहीं है भाई, एससी होगा चाहे एसटी हो। ठीक है, शुरुआत में ये प्रोविजन 10 साल के लिए बनाया गया था, और ये बात थी कि भाई अगर आगे भी जरूरत हो तो इसको संविधान संशोधन करके, अमेंडमेंट करके इसको बढ़ाया जा सकता है। अब ये 2030 तक है, मतलब हर 10 साल में संविधान में संशोधन करना है और अगले 10 साल के लिए बना दो। और रिजर्वेशन जितना भी है, पार्लियामेंट उसको एक्सटेंड करने का भी डिसीजन ले सकती है। अब आउट ऑफ 543 इलेक्टेड सीट्स, क्योंकि 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी है, 84 कॉन्स्टिट्यूएंसीज फॉर एससी एंड 47 फॉर एसटी। 84 एससी के लिए रिजर्व्ड है, 47 एसटी के लिए है, टोटल है 543। कॉन्स्टिट्यूशनल अगर हम प्रोविजंस की बात करें तो भारत में आउट ऑफ 540 कॉन्स्टिट्यूएंसीज 84 कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर रिजर्व्ड फॉर एससी कैंडिडेट्स या एससी, और 47 कॉन्स्टिट्यूएंसी आर रिजर्व्ड फॉर एसटीज। ठीक है, रिजर्वेशन का कारण भी पढ़ लिया, क्योंकि इनका प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन, अगर रिजर्वेशन नहीं दिया गया तो प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगा। चले भाई आगे। द प्रोसेस ऑफ अब देखें भाई, द प्रोसेस ऑफ टू डिटरमाइन रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी, क्या प्रोसेस फॉलो करा जाता है किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी डिक्लेयर करने के लिए। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी अगर डिक्लेयर कर दी भी हाँ ये रिजर्व्ड है तो हमेशा के लिए उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिजर्व करा जाएगा, ऐसा भी नहीं है। कॉन्स्टिट्यूएंसी बदली जा सकती है, कुछ समय के लिए ये है, फिर किसी दूसरी को रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी डिक्लेयर करा जा सकता है। ठीक है, क्या कर रखा है, दीज कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर डिसाइडेड बाय एन इंडिपेंडेंट बॉडी कॉल्ड द डिलिमिटेशन कमीशन। एक कमीशन बना रखा है, एक इंडिपेंडेंट बॉडी जिसको डिलिमिटेशन कमीशन बोला जाता है, which is appointed by the President of India and works in collaboration with the Election Commission of India। ये जो डिलिमिटेशन कमीशन है इसको अपॉइंट करा जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। और ये जो चुनाव आयोग है उसका आगे हम जिक्र करेंगे इसी चैप्टर में, इलेक्शन कमीशन के साथ कोलैबोरेट करके ये काम करता है। इसका काम होता है भाई रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज को देखना, फिर उनका डिक्लेयर करना कि भाई हाँ ये रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी, इस मतलब इस कॉन्स्टिट्यूएंसी को हम रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी डिक्लेयर कर सकते हैं। इसका क्या काम है, ड्रॉइंग अप द बाउंड्रीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑल ओवर द कंट्री। जो पूरा देश है भारत, उसमें कॉन्स्टिट्यूएंसीज की जो बाउंड्री है उसको ड्रॉ करने का काम है डिलिमिटेशन कमीशन का। ठीक है, A quota of constituency to be reserved in each state is fixed depending on the proportion of SC or ST in that state। किस स्टेट में कितनी सीट रिजर्व होंगी SC और ST के लिए, ये इस बात पर देखिए, जैसे हरियाणा स्टेट की बात करें, यहां पर एक भी सीट ST के लिए रिजर्व नहीं है क्योंकि ST यहां है ही नहीं। SC के लिए रिजर्वेशन है सीट्स में। ये किस चीज पे डिसाइड करा जाएगा कि भाई 2 सीट मतलब हरियाणा है तो 2 सीट SC के लिए होंगी, पंजाब है तो 5 मतलब 5 होंगी, 8 होंगी, 10 होंगी, कैसे डिसीजन होता है, उस स्टेट में कितनी पॉपुलेशन है उस खास कैटेगरी SC या ST की,
उस पॉपुलेशन के आधार पे ये डिसाइड होता है भी किस स्टेट में कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज को हम रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी की श्रेणी में रखेंगे। ठीक है, सिंपल सी बात। फिर है आफ्टर ड्रॉइंग द बाउंड्रीज द डिलिमिटेशन कमीशन लुक्स एट द कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन इन ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी। इनको जब ये डिसाइड करने के बाद ये देखता है भाई किस वर्ग की कितनी जनसंख्या इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में है, और उसको ये बताता भी ये रिजर्व कैटेगरी में आने योग्य है या नहीं है। ये डिलिमिटेशन कमीशन का काम है, जिसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं, एंड इट वर्क्स विद कोलैबोरेशन विद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ये इसका प्रोसेस है भाई, कैसे हम किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी डिक्लेयर करते हैं। सिंपल सी बात है। नेक्स्ट पे चले, यहां पे अब कैसे इन केस ऑफ एसटी, मतलब कैसे रिजर्व कैटेगरी डिक्लेयर होगी। अब उसका थोड़ा सा और डीप देखें। अगर एसटी के लिए डिक्लेयर करना है तो जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में एसटीओ की पॉपुलेशन ज्यादा होगी वो एसटी के लिए रिजर्व होगी हमेशा। अब देखा भाई ये कॉन्स्टिट्यूएंसी, इसमें 10 लाख वोट है और पता चला भाई 5 लाख वोट एसटी है इसमें, तो सबसे ज्यादा वोट एसटी की होगी। तो क्या होगा, इस कॉन्स्टिट्यूएंसी को एसटी के लिए रिजर्व्ड कर दिया जाएगा। कॉन्स्टिट्यूएंसी विद हाईएस्ट प्रोपोर्शन ऑफ एसटी पॉपुलेशन आज रिजर्व्ड फॉर एसटी। इन केस ऑफ एससी द डिलिमिटेशन कमीशन लुक्स एट 2 थिंग्स। एससी के केस में 2 चीजों का ध्यान रखेगा। एक तो हाइयर प्रोपोर्शन ऑफ शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन, एक तो ये पॉपुलेशन वाली बात होगी जो एसटी में भी थी, पर इसमें दूसरी बात क्या, कई बार क्या है कि भाई किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में ऐसा होगा भी इनकी हाइयर प्रोपोर्शन नहीं होगी, क्योंकि इट ऑल्सो स्प्रेड्स दीज कॉन्स्टिट्यूएंसी इन डिफरेंट रीजन ऑफ द स्टेट बिकॉज द शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन इज जनरली स्प्रेड इवनली थ्रू आउट द कंट्री। जैसे मान के चलो ये कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, अब ये देखा भाई एससी की पॉपुलेशन तो इसमें ज्यादा हो नहीं रही और इसको मान लिया रिजर्व कैटेगरी में लेके आना है, तो इस कॉन्स्टिट्यूएंसी को आकार बदल के ऐसा कर दिया। इससे क्या होगा, यहाँ के भी एससी में काउंट हो गए और इस कॉन्स्टिट्यूएंसी को एससी के लिए रिजर्व कर दिया गया। अगर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी जिसमें एससी पॉपुलेशन नहीं है मेजोरिटी में, तो उसको कैसे मेजोरिटी में लेकर आया जाएगा, उसकी बाउंड्रीज को रीड्रॉ कराया जाएगा उस कॉन्स्टिट्यूएंसी, और उसको इस तरीके से रीड्रॉ कराया जाएगा ताकि दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसीज का कुछ हिस्सा उसमें मिलाया जाए, ताकि एससी कैंडिडेट वहां पे मेजोरिटी में आ सके। ये तरीका है इसका। These reserved constituencies can be rotated each time the delimitation exercise is undertaken। जैसे ही ये रीड्रॉइंग का काम होगा तो इनको हम रोटेट कर सकते हैं। भाई आज ये कॉन्स्टिट्यूएंसी रिजर्वेशन के लिए कर दी, कल को दूसरी को कर सकते हैं। ऐसा नहीं है भाई अगर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी रिजर्व कैटेगरी में आ गई तो हमेशा रिजर्व रहेगी, बदला जा सकता है। द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट मेक सिमिलर रिजर्वेशन फॉर अदर डिसएडवांटेज्ड ग्रुप। एससी और एसटी के लिए अदर को छोड़ के जो बाकी के डिसएडवांटेज्ड ग्रुप बने हैं जो देश में, जैसे ओबीसी है, बीसी है, गरीब है, कई सारे सोशल ग्रुप्स हो सकते हैं, उनके लिए ऐसा रिजर्वेशन नहीं है। हमारे देश में सिर्फ एससी और एसटी के लिए रिजर्वेशन की बात है, अगर कॉन्स्टिट्यूएंसीज को हम ध्यान में रख के बात करें तो। बताओ बताओ भाई, ठीक है सारी चीजें। अब तक हमने क्या सीखा है बताओ। पहली चीज, रिजर्वेशन जरूरी है कॉन्स्टिट्यूएंसीज का, ताकि प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन हर कास्ट को मिल सके। दूसरी एक और भी बात हमने सीख ली कि भाई डेमोक्रेसी के लिए इलेक्शन जरूरी है। वो इलेक्शन कैसे करवाना, हर देश अपने जैसी पॉपुलेशन है, जैसी उसकी आइडियोलॉजी है, जैसे वहां की जनसंख्या है, पढ़ी लिखी है, या फिर भाई कास्ट ज्यादा है, रिलीजन ज्यादा, उस आधार पे उसका वे ऑफ इलेक्टिंग द रिप्रेजेंटेटिव्स डिफरेंट फ्रॉम अदर कंट्रीज। तो हमें ये तो पता चल गया भी इलेक्शन जरूरी है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे अब, फ्री एंड फेयर इलेक्शन। इसका क्या मतलब है?
स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव। बात समझियो भाई, हमें बात क्या पता चली है, किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए चुनाव सबसे इंपॉर्टेंट है, चुनाव जरूरी है। अगर मान के चलो अपना देश है और इसमें मान लिया मैं पार्टी हूं, एक ये है, एक वो है, दो तीन पार्टी आप अज्यूम करें, या बीजेपी कांग्रेस को ही लगाओ, हम क्यों इस कीचड़ की बात करें, सॉरी सोशल वर्क भी होता है। और नॉर्मली क्या है, ये शब्द बोलने के पीछे कारण है कि समस्या इन्हीं से है सबसे बड़ी। अगर ये चाहें तो देश का डेवलपमेंट आसानी से हो सकता है। डेवलपमेंट के लिए भी ये राजनीति जरूरी है और विनाश का भी कारण ये हो सकती है। छोड़िए इस बात को, खैर। तो हमें पढ़ना फ्री एंड फेयर इलेक्शन, हमें पता चल गया चुनाव तो जरूरी है। पर मान के चलो एक पार्टी जो आज सरकार में है ऐसा सिस्टम कर दे कि भाई उनको वोट का राइट दे दे जो उसी पार्टी को वोट देंगे। जैसे मान लिया अपर कास्ट का कैंडिडेट कोई खड़ा है और मैंने क्या करा, लोअर कास्ट वालों की वोटिंग राइट छीन लिया, तो हमेशा अपर कास्ट का बनता रहेगा। मैंने क्या करा, मुझे ऐसा लगता है कि भी महिलाएं मेरी वोट नहीं देंगी, तो मैंने क्या करा, महिलाओं को वोटिंग राइट नहीं दिया। फिर मुझे ऐसा लगा क्योंकि मैं कॉर्पोरेट के लिए काम कर रहा हूं तो अमीर आदमी हो सकता मेरे फेवर में हो, तो हमने क्या करा कि भाई ऐसे एक ऐसा दायरा बना दिया कि भाई इससे ऊपर जिसकी प्रॉपर्टी है वो क्या करेगा, वो वोट देगा। ठीक है, क्या ये फेयर इलेक्शन है? अगर जब सरकार अपनी मर्जी से किसी को वोटिंग राइट देती है तो क्या वो फेयर इलेक्शन माना जाएगा? एक फ्री इलेक्शन की बात करें, जैसे मुझे ऐसा लग रहा है भाई मैं इस कॉन्स्टिट्यूएंसीज में मैं हार सकता हूं, तो मैंने यहां का चुनाव बदलवा दिया, डेट बदलवा दी, या फिर यहां का रद्द करवा दिया, यहां पर या फिर कई बहुत सारी वोटों को क्या करवा दिया, इनवैलिड करार कर दिया, अभी ये अवैध वोट थी, इनको काउंट नहीं करा जाएगा। नॉर्मली उस वर्ग से, उस गांव से, उस डिस्ट्रिक्ट से जहां पे मेरी वोट कम आने की संभावना थी, मैंने वहां की वोटों को ज्यादा संख्या में क्या करवा दिया, इनवैलिड डिक्लेयर। तो क्या ये स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव है? नहीं है। क्या ये फिर ट्रू डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंट करने वाला है? नहीं है। जब डेमोक्रेसी का मतलब है लोग चुने, चुनने का माध्यम है इलेक्शन, अगर वो इलेक्शन का प्रोसेस गलत होगा तो ट्रू डेमोक्रेसी नहीं होगी। कई बार क्या होता है, कोई भी पार्टी सरकार में, उसको हराना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जैसे अपने देश में भी कई बार ये बात चली है कि भाई ईवीएम को हैक करवाया गया। अगर सच में ईवीएम हैक होती है तो क्या ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन है? फ्री एंड फेयर इलेक्शन का मतलब क्या होता है, जब किसी भी जीतने वाली सरकार को या कोई भी हारने वाली सरकार हो, जीतने वाली सरकार के भी उतने ही चांसेस हो हारने के जितने चांसेस हारने वाली सरकार के जीतने के हैं। लोगों की ट्रू एस्पिरेशन है, जो ट्रू इच्छा है ना, जो सच्ची इच्छा है, वो रिप्रेजेंट करने वाला होना चाहिए चुनाव। तो इसके लिए भी भाई हमारे संविधान निर्माता अवेयर थे, उनको पता था ये समस्याएं हो सकती हैं, तो उन्होंने कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल ऐसे काम करे ताकि एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन इंश्योर हो सके। सबसे पहला काम क्या करा भाई, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। देखो, फॉर ए ट्रू डेमोक्रेसी इट इज इंपॉर्टेंट दैट द इलेक्शन आर इम्पार्शियल एंड ट्रांसपेरेंट। निष्पक्ष हो भाई, ट्रांसपेरेंट हो, जिसको हम आर पार ये देख सके भाई हाँ क्या सही है और क्या गलत, इसमें सही था या गलत था। ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है भाई कोई भी आम से आम आदमी भी उसकी जांच कर सके। ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है जिसकी जांच कोई भी कर सके आसानी से। ठीक है, तो अगर सही डेमोक्रेसी चाहिए तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए। अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होता तो जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव, जो आदमी चुनना चाह रहे थे उसको नहीं चुन पाए, और जिनको चुन नहीं पाए इसका मतलब वो सरकार में नहीं गए। अब वो सरकार में नहीं गए तो ट्रू डेमोक्रेसी नहीं रही। ठीक है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वालों ने क्या करा, सबसे पहला काम करा भाई यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। इसका मतलब क्या है, उस समय
21 साल से ज्यादा उम्र का कोई भी व्यक्ति वोट डाल सकता है, इरिस्पेक्टिव ऑफ हिज जेंडर, हिज सोशल आइडेंटिटी, हिज इकोनॉमिकल आइडेंटिटी। चाहे वो किसी भी कास्ट का है, किसी धर्म का है, महिला है, पुरुष है, गरीब है, अमीर है, सबको वोट डालने का अधिकार है। अब ये नहीं रहा कि भी मेरे खिलाफ शायद ये कास्ट हो या ये रिलीजन हो। अब एक बात बताओ, जो बीजेपी गवर्नमेंट है उसको ये माना जाता है ये कहीं ना कहीं माइनॉरिटी को अपोज करने वाली गवर्नमेंट है, भाई एक विशेष धर्म का पक्ष लेती है और एक विशेष धर्म के अगेंस्ट है। बट क्या ऐसा कर सकती है बीजेपी गवर्नमेंट के भी जो दूसरा रिलीजन इसके अगेंस्ट है उसके वोटिंग राइट कैंसिल करवा दो? तो ये हमेशा बनती रहेगी। क्लियर है। बट हमारे देश में क्या है, जो हमारे विरोधी है ना उनको भी वोटिंग राइट है। तो हमने पहला काम क्या करा, जब सब वोट डाल सकते हैं, चाहे वो मेरा मित्र है, चाहे मेरा दुश्मन है, चाहे मेरे अगेंस्ट डालो, चाहे मेरे फेवर में डालो, मैं किसी का वोटिंग राइट कैंसिल नहीं करवा सकता। 21 साल से ऊपर का प्रत्येक व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार दिया गया भाई हमारे संविधान में। 1989 में इस बात में भी थोड़ा अमेंडमेंट करा गया और हर व्यक्ति जो 18 साल से ऊपर है, वोट डालने की उम्र क्या कर दी गई, 18 साल 21 साल से घटाकर 69वां संविधान संशोधन के द्वारा कि अब पहले जो 21 साल की महिला पुरुष वोट डाल सकते थे वो 18 की डाल सकते हैं। और दूसरी बात, सबके वोट की कीमत होगी एक, चाहे प्राइम मिनिस्टर डाल के आओ, चाहे कोई रिक्शा चालक डाल के आओ, कोई स्टूडेंट डाल के आओ, टीचर डाल के, सबकी, चाहे अंबानी टाटा डालो या फिर कोई और डालो, कोई भिखारी डालो, सबकी वोट की कीमत एक होगी। क्यों करा है ऐसा? ताकि हम एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन इंश्योर कर सकें। हमें पता है डेमोक्रेसी का मतलब है लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव चुन के भेजेंगे और जो चुनने का तरीका हो चुनाव। अगर ये चुनाव में कहीं भी समस्या है तो इसका मतलब वो ट्रू डेमोक्रेसी नहीं है। संसार में कई देश ऐसे एग्जाम्पल हैं कि जो जीतने वाली पार्टियों ने ऐसे अमेंडमेंट करे कि हमेशा वो जीतते रहे, वो दिखाते भी, चुनाव भी होते, ऐसा लगता भी हाँ ये डेमोक्रेसी को फॉलो करते हैं, बट उस चुनाव में उस पार्टी को हराना बड़ा मुश्किल। वो हार नहीं पाई, कोई नहीं हरा सका, क्योंकि चुनाव में धांधली, वोट काउंटिंग में धांधली, वो सब की मतलब जो भी विरोधी पार्टी उनके जो लाइसेंस उनको कैंसिल कर दिया। उस गढ़ में जहां पे विरोधी पार्टी की ज्यादा पोजीशन अच्छी है वहां की वोट इनवैलिड करार दे दी। तो ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं है। भारत में इससे बचने के लिए क्या करा गया, देखो दो चीज होती हैं, कौन वोट डालेगा और कौन चुनाव लड़ेगा। अगर ये दोनों चीजें ठीक है तो ठीक काम है। हमारे यहाँ पे देखो इन तीनों का, ये तीन काम करे गए हैं। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, हर व्यक्ति को आज के समय 18 साल से ऊपर से, कोई महिला है या पुरुष है, गरीब है, अमीर है, एससी है, एसटी है, कोई भी है, तो उसको वोटिंग राइट है एक सर्टेन एज के बाद। क्लियर है। दूसरा काम है राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन। चुनाव कौन लड़ सकता है? सब चुनाव लड़ सकते हैं। अगर आपने एक जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉलो कर दिया, उसको फुलफिल करा, जैसे कि भाई अगर आपको ग्राम पंचायत स्तर पे चुनाव लड़ना तो आपकी एज होनी चाहिए 21 ईयर। आपको एमएलए एमपी का इलेक्शन लड़ना तो आपकी एज होनी चाहिए आपको 25 ईयर्स। अगर आपको राज्यसभा में इलेक्शन लड़ना तो आपकी उम्र होनी चाहिए 30 ईयर्स। अगर आपको प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ना तो आपकी एज होनी चाहिए 35। अगर आपकी एज है तो यू कैन कंटेस्ट इलेक्शन। क्लियर है। अब इसमें क्या धांधली हो सकती है? मुझे ऐसा लगता भी ये आदमी मेरी विचारधारा के नहीं है, जैसे वही फिर बीजेपी वाली बात। अगर हम एक सर्टेन माइनॉरिटी रिलीजन है और ये कर दे भाई इस रिलीजन से कोई भी कैंडिडेट चुनाव नहीं लड़ेगा, या चुनाव वो लड़ेगा जो सिर्फ इस धर्म से रिलेटेड होगा, इस धर्म का होगा, या फिर इस धर्म को स्वीकार कर लेगा, सिर्फ उनको चुनाव लड़ने का अधिकार होगा। तो जो माइनॉरिटी रिलीजन है उनके रिप्रेजेंटेटिव कैसे चुन के आएंगे? क्लियर है ना। अगर सरकार ये कर दे कि भाई सिर्फ मेरे धर्म वाले लोग कंटेस्ट करेंगे इलेक्शन,
तो क्या वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा? नहीं होगा। ये बात संविधान निर्माताओं को भी पता था। उन्होंने क्या करा? राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन, एवरी सिंगल पर्सन कैन कंटेस्ट इलेक्शन आफ्टर फुलफिलिंग द क्राइटेरिया। और क्राइटेरिया है एज का। एज का तो क्राइटेरिया सबके लिए बराबर है, इसमें ना क्राइटेरिया पैसे का है, ना क्राइटेरिया सोशल बैकवर्डनेस या सोशल बैकग्राउंड का है, ना कोई इकोनॉमिक बैकग्राउंड का है, ना कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड की भी नेता का लड़का नेता बनेगा। ठीक है, ये काम हमने करे। और तीसरा काम करा भाई इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन, एक स्वतंत्र चुनाव आयोग। चुनाव आयोग क्या है? चुनाव आयोग वो संस्था है जो चुनाव करवाती है। जैसे मान के चलो बीजेपी सरकार को लोग सब वोट डाल सकते हैं, सब कोई हमारे विरोधी भी इलेक्शन लड़ सकते हैं, पर चुनाव आयोग की जगह है बीजेपी देख रही है। सब ने वोट भी डाल दी, सब चुनाव में भी खड़े, काउंटिंग कर रही है बीजेपी गवर्नमेंट, तो काउंटिंग में धांधली कर दी, किसी जगह का इलेक्शन रद्द करवा दिया जहां पे हारने की चांस है। अगर ये इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन नहीं होगा, जो संस्था, अगर एक बात बताओ, अगर हम अपराधी को जज बना दे तो अपने खिलाफ मुकदमा कोई फैसला सुनाएगा? नहीं। अगर बीजेपी को ही चुनाव करवाने की ये दी जाए, भाई हाँ तुम ही चुनाव करवाओ, तो क्या उसके रिजल्ट बीजेपी को हराने वाले हो सकते हैं? नहीं हो सकते। तो जो संस्था चुनाव करवाएगी ना, वो भी स्वतंत्र होनी चाहिए, उसके ऊपर भी किसी का दबाव नहीं होना चाहिए। ये तीन ही तो काम होंगे, सब वोट डाल सके, सब चुनाव लड़ सके, और जो चुनाव होगा उसकी जो जिम्मेदारी होगी, कब चुनाव होगा, क्या नहीं होगा, उसको चुनाव करने वाली संस्था होगी, वो भी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। तब जाके फ्री एंड फेयर इलेक्शन अपने देश में पॉसिबल हो पाएगा। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। हमने क्या करा अभी तक, ध्यान से सुनो भाई। आज की क्लास में एक तो रिजर्वेशन, कॉन्स्टिट्यूएंसीज के रिजर्वेशन की बात करी, भाई क्या जरूरत है, किन किन को दिया गया है एससी और एसटी को, कितना दिया गया है 84 और 47, ये बात भी करी थी। क्यों दिया गया है ये भी बात, कौन देता है डिलिमिशन कमीशन, ठीक है, प्रेसिडेंट चुनता है, चुनाव आयोग के साथ मिलकर काम करता है। एक बार जो कॉन्स्टिट्यूएंसी रिजर्व होगी, ऐसा नहीं हो हमेशा के लिए होगी, उसको बदला जा सकता है। ये सारी चीजें हमने पढ़ी। फिर उसके बाद सेपरेट इलेक्टोरेट को पढ़ा भाई। फिर उसके बाद एससी एसटी में कैसे रिजर्व करी जाती है कॉन्स्टिट्यूएंसी, उसके बारे में डिटेल देखी। अब है फ्री एंड फेयर इलेक्शन, ये देख लिया। कल की जो क्लास होगी वो लास्ट क्लास होगी चैप्टर की, और उसमें इसको हम कंप्लीट कर लेंगे। कल की क्लास में हमने जो लास्ट क्लास करी थी इस चैप्टर की, उसमें ये पढ़ा था कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन क्या होता है, और फ्री एंड फेयर इलेक्शन को इंश्योर करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या क्या प्रोविजन कर रखे हैं। पहला प्रोविजन क्या था, सबको वोटिंग राइट देना। दूसरा प्रोविजन क्या था, ऑल कैन कंटेस्ट इलेक्शन। एक सिर्फ क्राइटेरिया बना रखा है एज का, ना कोई क्राइटेरिया ऐसा है कि भाई उसमें आपके जेंडर की बात होगी, सोशल बैकग्राउंड की बात होगी, आपके रिलीजन कास्ट की बात होगी, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। अगर आप एक निर्धारित एज से ऊपर हो तो आप वोट डाल सकते हो। अगर आप किसी भी चीज का चुनाव लड़ना चाहते हो, किसी भी पद के लिए, तो आप उस डेजिग्नेशन के लिए जो डिसाइडेड एज है, अगर उससे ऊपर हो तो आप यू कैन कंटेस्ट इलेक्शन। ठीक है। तीसरा काम क्या करा था, इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन क्या है, ये एक ऐसी इंडिपेंडेंट बॉडी है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने बनाई है। इसको जिम्मा दिया गया है भाई सारे के सारे इलेक्शन को कंडक्ट करवाने का। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 324, जो आर्टिकल 324 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें इलेक्शन कमीशन को लेकर प्रोविजंस हैं। देखिए, आर्टिकल 324 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन empowers the election commission of India
टू सुपरवाइज इलेक्शन टू द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर एंड ऑफिस ऑफ द president and vice president in states. Office of the president and vice president of states, it grants the commission the authority to make rules and issue order for conducting election, ensuring their fairness and efficiency. The constitution vests the election commission with considerable autonomy and responsibility in this regard. समझे भाई इसका मतलब क्या है? आर्टिकल 324 के अनुसार हमारे संविधान ने इलेक्शन कमीशन को बनाया है और इसको जिम्मेदारी दी गई है भाई भारत में इलेक्शन करवाने की, चाहे स्टेट असेंबली का हो, सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, प्रेसिडेंट का हो, वाइस प्रेसिडेंट का हो, इन सभी चुनाव को कंडक्ट करवाने की अथॉरिटी किसको है? इलेक्शन कमीशन को। इलेक्शन कमीशन इन चुनाव के लिए रूल और रेगुलेशन बना सकता है भाई, ताकि इलेक्शन की फेयरनेस एंड एफिशिएंसी बनी रही। और साथ में भाई इस चीज के लिए, इस इलेक्शन को कंडक्ट करवाने के लिए जो भी जरूरी स्वायत्ता, जो भी जरूरी पावर्स इलेक्शन कमीशन को चाहिए हैं, वो सारी की सारी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने इसको दी है। देखो क्या काम करता है, इसकी क्या पावर है, एक बार इसके काम सुनो फिर मैं इसकी पावर बता देता हूं इसकी क्या फंक्शंस है। देखिए, इलेक्शन कमीशन टेक डिसीजन ऑन एवरी एस्पेक्ट ऑफ कंडक्ट एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन फ्रॉम द अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शन टू द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। चुनाव की घोषणाओं से लेकर चुनाव के परिणाम तक के बीच में जितना भी काम होगा वो सारा इलेक्शन कमीशन का काम होगा। भाई वोटर लिस्ट तैयार करनी है, कौन वोटर ठीक है, किसके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं है, किसकी वोट काटनी है, कितनी नई वोट बनी है, उन सारी की सारी जानकारी कौन देगा? इलेक्शन कमीशन। साथ में इसके बाद भाई कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब होता है आचार संहिता, कि भाई किसी पार्टी को कैसे चुनाव में अपना प्रचार प्रसार करना है, कब तक करना है, चुनाव किस दिन होगा, कितने चरणों में होगा, किसकी क्या ड्यूटी होगी, वो सारी की सारी इलेक्शन कमीशन तय करेगा। इलेक्शन कमीशन की अपनी टीम नहीं है, जो सरकारी अधिकारी है ना जितने भी, जब चुनाव का समय आता है ये सारे के सारे चुनाव आयोग या इलेक्शन कमीशन के अंडर काम करना शुरू कर देते हैं। और वो चुनाव आयोग की मर्जी है भाई कहाँ के एसपी को, कहाँ के डीएसपी को, कहाँ के डीसी को क्या कहाँ की ड्यूटी देनी है। ये इस चीज को भी देखता भी गवर्नमेंट कहीं गवर्नमेंट पावर का मिसयूज तो नहीं कर रही, ठीक है। और इट गिव एन एडवाइस टू द प्रेसिडेंट ऑन सम सर्टेन इश्यूज, और ये राष्ट्रपति को भी सलाह दे सकता है अगर इलेक्शन से जुड़ा कोई भी इशू है तो। हमने क्या सीखा है इसमें, ये जो पैराग्राफ आपके सामने है, चुनाव की उद्घोषणा से लेकर परिणामों की घोषणा तक सारा का सारा काम चुनाव आयोग का है। कहां पे इलेक्शन कब करवाना है, कोई इलेक्शन सही हुआ उसको रद्द करना है या नहीं करना, कैसे वोटों की काउंटिंग होगी, क्या कोड ऑफ कंडक्ट लगेगा, ये सारे के सारे काम इलेक्शन कमीशन के हैं। इलेक्शन कमीशन की खुद टीम नहीं है, ये बड़ा एक ऐसा संगठन नहीं है जिसकी खुद की टीम हो, खुद की काम करने वाले हो। काम फिर कौन करेगा इसके लिए? जो भी गवर्नमेंट मशीनरी है, इलेक्शन की जब अनाउंसमेंट हो जाती है उसके बाद सारे के सारे अधिकारी चुनाव आयोग के अंडर उसके गाइडेंस में काम करते हैं। जिस अधिकारी की जो ड्यूटी ये निर्धारित करता है वो ड्यूटी उसको फॉलो अप करनी है, उसको पूरी करनी, ठीक है। तो चुनाव से रिलेटेड सारे के सारे काम किसके हैं? इलेक्शन कमीशन के। अब देखो चुनाव आयोग, यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा समझाऊंगा जो सिलेबस से थोड़ा सा अलग है, पर उसको समझना आप लोगों के लिए ज्यादा जरूरी है। ध्यान दे भाई, जो ये चुनाव आयोग है इलेक्शन कमीशन, इसका जो सबसे बड़ा अधिकारी होगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर शुरुआत में
ये वन बॉडी इंस्टीट्यूशन था, इसमें सिर्फ एक सदस्य था भाई, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर। फिर 1989 के चुनाव में इस इलेक्शन कमीशन को 3 पर्सन आगे भाई, इसमें 3 बॉडीज, एक तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर, दूसरा एक और इलेक्शन कमिश्नर, एक और इलेक्शन कमिश्नर, तीनों की पावर सेम, बट और क्योंकि वोटिंग भी सेम, एक जब ये सहमति से डिसीजन लेंगे साइन इसके चल जाएंगे, क्योंकि ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर साइन के, बाकी पावर तीनों की सेम। पर जब 1989 का इलेक्शन कंप्लीट होगा उसके बाद फिर से इसको एक सदस्यीय आयोग, 1 मेंबर कमीशन बना दिया, एक सदस्यीय आयोग बना दिया। उसके बाद अमेंडमेंट करके इसको 3 मेंबर कमीशन बना दिया, 3 मेंबर्स कमीशन। आज इसमें 3 सदस्य हैं। देखो 1 मेंबर में क्या समस्या है, अगर कोई एक मेंबर है इलेक्शन कमीशन में, क्या समस्या है इससे? सरकार है, मान लिया मैं हूं चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मैं अकेला हूं, ठीक है, समस्या क्या होगी, मुझे अपनी साइड में लेना जरूरी है, आसान है। अगर सरकार चाहे तो एक व्यक्ति को अपने कंट्रोल में कर ले, अपने प्रभाव में ले ले, चाहे पैसे से लगाओ चाहे किसी भी तरीके से, तो फिर वो अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर किसी पार्टी का हिमायती हो जाएगा तो फिर वो उस पार्टी के फेवर में काम करेगा। तो इसलिए जो एक सदस्यीय ये आयोग था इसको 3 सदस्यीय आयोग बनाया गया, और वर्तमान में ये 3 सदस्य हैं, इसमें तीनों की पावर सेम है, तीनों आपस में सहमति से डिसीजन लेंगे, साइन इसके चीफ इलेक्शन कमिश्नर के, क्योंकि साइन तो एक के ही होंगे ना भाई, तो साइन इसके हो जाएंगे, पावर तीनों की सेम है। साथ में इनको अपने पद से हटाना, इनकी जो सेवा है, या तो ये दे आर इलेक्टेड फॉर ए टर्म ऑफ 6 years और फॉर ए एज ऑफ 65 year, जो भी पहले हो जाएगा, या तो ये 65 साल तक की इनकी उम्र होगी रिटायरमेंट की, या फिर ये अपने पद पर अधिकतम 6 साल के लिए नियुक्त हो सकते हैं। दे आर इलेक्टेड बाय द प्रेसिडेंट, बट इनका जो हटाना है पद से वो इतना सिंपल नहीं है, उसके लिए पार्लियामेंट में स्पेशल मेजोरिटी चाहिएगी। इनको हटाना भी ऐसे ही है जैसे भारत के राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटाना, ठीक है, तो इतना आसान नहीं है। इनका जो टाइम पीरियड भी फिक्स है, इनके कार्यकाल में जो भी इनको सर्विस मिल रही हो सारी की सारी सरकार इनकी पावर को छीन नहीं सकती। स्वतंत्र इलेक्शन कमीशन भारतीय संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, इसको हम सरकार के प्रभाव से हमेशा मुक्त रखने की कोशिश करा जाएगा, ठीक है। तो इलेक्शन कमीशन का काम क्या है, पूरे देश में इलेक्शंस को कंडक्ट करवाना, फ्री एंड फेयर इलेक्शन को कंडक्ट करवाना बेसिकली, समझे। क्योंकि देखो एक काम तो होगा भाई वोटर्स सब है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन की टर्म ठीक होगा। दूसरा होगा कंटेस्टेंट, चुनाव कौन लड़ेगा, सब लड़ सकते हैं। तीसरा होगा चुनाव करवाएगा कौन, इलेक्शन कमीशन। ये तीनों ही सरकार के प्रभाव से मुक्त है। ठीक है, और इस कारण भारत में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की दिशा में ये स्टेप उठाए गए, ठीक है, सिंपल सी बात है इसमें। बट क्या इतना करने के बाद फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं? आज भी ये इल्जाम लगाया जाता है सरकारों पे कि भी ईवीएम हैक है या फिर इलेक्शन कमीशन सरकार का आदमी है, ऐसे ऐसे कई सारे इल्जाम है। आज भी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात हम करते हैं। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का मतलब क्या है? देखो फ्री, मेन चीज क्या है अपने देश में, हमें फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी की एक का जो एसेंस है वो है इलेक्शन। इलेक्शन के माध्यम से ही लोग क्या करते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं।
और वो अच्छे तरीके से यदि रिप्रेजेंटेटिव चुने जाएंगे तो ये माना जाएगा भाई ये है ट्रू डेमोक्रेसी। अच्छे तरीके से कैसे चुने जाएंगे भाई, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने तो अपना काम कर दिया, फ्री एंड फेयर इलेक्शन के जो कॉन्स्टिट्यूशन कर सकता था उसने वो प्रोविजन कर दिए। उसके बाद भी समय समय पर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का जिक्र आता है भाई, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स इन इंडिया। इसका मतलब क्या है, और क्या क्या सुधार हो सकते हैं और क्या क्या काम हम ऐसे कर सकते हैं जिससे फ्री एंड फेयर इलेक्शन इंश्योर हो सके, जिससे कि जो हमारा लोकतंत्र है, जो भी लोकतंत्र है हमारा ऐसे ही फलता फूलता रहे, जो एक ट्रू डेमोक्रेसी हम अपने देश को बना सकें। ये सारे काम क्या क्या और रिफॉर्म हो सकते हैं, इस विषय पे बात करनी है। क्या आपको ऐसा लगता है कि भी और भी रिफॉर्म्स होने बाकी हैं जो हमें फ्री एंड फेयर इलेक्शन को इंश्योर करने के लिए हम कर सकें? देखो चलो मैं बात करता हूं। सबसे पहला काम, अपने यहां जो एफपीटीपी सिस्टम है ना, और एक दूसरा था पीआर सिस्टम, क्या इसमें कोई बदलाव हो सकता है? एफपीटीपी सिस्टम की एक कमी ध्यान रखो कि इसमें ये ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। इसमें क्या है, 20% वाला जो जिसको वोट मिले वो भी चुनाव जीत सकता है। तो जो 80% बच गए जिन्होंने इसको हराने के लिए वोट दी थी, उनके वोट की कोई वैल्यू नहीं बचती है। तो इसको ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव पद्धति सिस्टम नहीं माना जाता इलेक्शन का, बट ये जरूरी था एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, उस पे हम सवाल नहीं खड़ा कर रहे। दूसरा है पीआर सिस्टम। तो एक तो यहां पे रिफॉर्म्स देखा जा सकता है, क्या कुछ हम सम फॉर्म ऑफ पीआर में कन्वर्ट हो जाए या फिर एफपीटीपी सिस्टम में ही कुछ बदलाव करें, ये काम करें, ठीक है। दूसरा काम खैर अभी होगा रिजर्वेशन। कॉन्स्टिट्यूएंसीज को तो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी तो है पहले ही, अब है ये महिलाओं को रिजर्वेशन की बात। कम से कम 1/3 या 33% रिजर्वेशन होना चाहिए महिलाओं के लिए। अब ये हो चुका है भाई, अगले चुनाव से ये लागू हो जाएगा। ये कानून अपने देश ने बना दिया है कि भाई हर इलेक्शन में 33% जो सीटें होंगी वो महिलाओं के लिए रिजर्व होंगी। एक तो ये काम होगा भाई कन्फर्म। और इसके लिए कोई सुधार, थर्ड है इफेक्ट ऑफ मनी एंड मसल पावर। भाई इफेक्ट ऑफ मनी का मतलब धन का प्रभाव, मसल पावर का मतलब बाहुबल का प्रभाव। आज भी तुम देखो चुनाव तुम भी लड़ सकते हो, मैं भी लड़ सकता हूं। मान के चलो मैं गरीब हूं, तुम अमीर हो, और मैं बड़ा अच्छा भी हूं भाई, काम भी ठीक कर दूंगा, ईमानदार भी हूं, पर आप पैसे वाले हो। जब वोट मांगने गए तो मैं तो सिर्फ बात बोल सकता हूं कि मेरी वोट दियो, ईमानदारी से काम करूंगा। आप बातों के साथ नोट भी बांट दो तो लोग आपकी वोट दे देंगे। जो पैसे वाला आदमी है उसके खिलाफ इलेक्शन लड़ना वैसे ही मुश्किल है। भाई एक बात तो क्लियर है, सब चुनाव लड़ सकते हैं, पर क्या ऐसी कंडीशन है समाज में मौजूद कि सब चुनाव लड़ भी लें? कोई पावरफुल आदमी है जिसके पास मसल पावर है, बाहुबली है, वो हमारे देशों को बोलता है चुनाव मत लड़ियो, मैं खड़ा हूं, मैं जीतूंगा, मेरा भाई जीतेगा, मेरी पत्नी जीतेगी। तो फिर जो नॉर्मल आदमी है, जो साधारण आदमी, वो चुनाव लड़ने से वैसे ही डरेंगे। ये बड़ी खर्चीली प्रक्रिया है। तो सरकार क्या करे, जो कम से कम क्रिमिनल केस है उनको तो चुनाव लड़ने नहीं देना चाहिए बिल्कुल भी, अगर उन पे क्रिमिनल केस है तो। साथ में जो ये मनी का जो प्रभाव है, तो भाई सरकार कुछ ऐसा सिस्टम करे कि अमीर और गरीब दोनों के पास लगभग सेम रिसोर्स हो चुनाव लड़ने के लिए। या तो सरकार प्रोवाइड करे या कोई भी ऐसी व्यवस्था बनाए कि भी मनी का और मसल पावर का जो प्रभाव है
वो चुनाव से मिनिमम हो या कम हो जाए। ठीक है, एक है भाई रिलीजियस अपील। अब पूछोगे जी ये क्या है? अब देख लो अपने आसपास चुनाव में धर्म का नाम लेके वोट मांगना होता है रिलीजियस अपील, कि भाई मैं इस धर्म का हूं, मैं अपने धर्म को मजबूत करूंगा, मैं अपने रिलीजन के लिए काम करूंगा। इस तरीके की अपील करके लोगों की सेंटिमेंट्स को एक हिसाब से अपने साथ जोड़ के वोट मांगना होती है रिलीजियस अपील। तो जब भी कोड ऑफ कंडक्ट लगता है, जब भी पार्टियां अपनी जो भाषण देती हैं, अपनी चुनाव का प्रचार प्रसार करती हैं, तो इलेक्शन कमीशन को चाहिए भाई अगर रिलीजियस अपील का सहारा लिया जाता है, लोगों को धर्म के नाम पे एक वोट मांगी जाती है, तो कम से कम ये चीजें समाज में ना हो। ठीक है भाई, कास्ट बेस्ड अपील आप देखोगे अपने देश में, गांव में ही लगा लो, सरपंची का इलेक्शन, जिस कास्ट के सबसे ज्यादा आदमी होंगे ना उस गांव में, उसी कास्ट का सरपंच बनेगा। देख लेना क्यों है ऐसा? उसी कास्ट में सबसे अच्छे आदमी है क्या? जो दूसरी कास्ट बच गए उनमें कोई भी ईमानदार सच्चा नहीं है? ऐसा नहीं है। कारण क्या है? उस कास्ट का आदमी जो मेजोरिटी में है वो कास्ट, तो सारी की सारी कास्ट उसी को वोट देगी। और इससे क्या होता है, कास्ट का नाम लेके एक अपराधी प्रवृत्ति का या एक बिना जो ईमानदार नहीं है, जो झूठा है, जो करप्ट है, वो भी चुनाव में सफलता प्राप्त करता है। तो कास्ट बेस्ड अगर अपील होती है या कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स है, उस पे रोकथाम लगनी चाहिए भाई, जरूर से भी जरूर। ठीक है, एक जो पॉलिटिकल पार्टी है पीपी पॉलिटिकल पार्टी, इनका जो इंटरनल वर्किंग है, कहां से चंदा आ रहा है, ये कैसे चुनाव करते हैं अपने पॉलिटिकल पार्टी के अंदर, डेमोक्रेसी है कि नहीं, या सिर्फ एक नेता है उसी की चल रही है, या सब मिल बांट के बात कर रहे हैं। हमारे सामने किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की पूरी जन्म कुंडली अवेलेबल होनी चाहिए, क्योंकि हम वोटर हैं, तो हमें हर चीज का पता होना चाहिए भी पॉलिटिकल पार्टियां काम कैसे कर रही हैं। ये सारी बातें लोगों तक पहुंचनी चाहिए। उसके बाद भी भाई एक अपना भी फर्ज है, एक अपना भी फर्ज है। क्या फर्ज है बताओ? हम ज्यादा जागरूक हों, हम पढ़ाई करें, हम अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हों, हम जो भी इस देश का पॉलिटिकल सिस्टम है उस बारे में हमें पता हो, जो चुनाव में खड़े हैं उनके बारे में ध्यान रखें। गवर्नमेंट क्या वादे कर रही है, किस हद तक उनको पूरा कर रही है। अगर गवर्नमेंट रिलीजन के आधार पे वोट मांग रही है, कास्ट के आधार पे वोट मांग रही है, तो उसको अवॉइड करना है। क्लियर है ये बातें? हम ज्यादा विजिलेंट हो, गवर्नमेंट में कुछ ऐसी और संस्थाएं इलेक्शन कमीशन के अंडर हो या फिर इंडिपेंडेंट हो, ऐसी संस्थाएं बनाए जो इस चीज पे काम करे कि भी कहीं भी चुनाव में कोई भी गड़बड़ ना हो, ना इस तरीके का सिस्टम हो, और वो और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स को सजेस्ट करती रही, कहां कहां सुधार हो सकता है, इन सारी चीजों पे वो जो इंडिपेंडेंट बॉडी होगी वो काम करे। जिन सारे कामों का प्रयोग करके हम क्या कर सकते हैं, एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन इंश्योर कर सकते हैं भाई। ठीक है, एक बार फिर से ये कंप्लीट हो गया चैप्टर, एक बार फिर से थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं पूरे चैप्टर में हमने क्या करा। सबसे पहला टॉपिक था भाई डेमोक्रेसी। चैप्टर का नाम है इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन। सबसे पहला टॉपिक था डेमोक्रेसी। ध्यान से सुन लो, एक बार मैं एक सारी कथा सुना देता हूं। डेमोक्रेसी का मतलब होता है जहां पर लोग अपने ऊपर शासन खुद करते हैं, लोगों के द्वारा लोगों के लिए शासन। ये दो प्रकार की है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट का मतलब होता है जब लोग डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं डिसीजन मेकिंग में, हर विषय पे क्या करते हैं, वो इकट्ठा होंगे,
उस पर विचार विमर्श करेंगे, वोटिंग होगी और वो चीज लागू होगी। जैसे आज अपने गांव में होता है, गांव में नॉर्मली डायरेक्ट डेमोक्रेसी के आप एग्जांपल देख सकते हो। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में लोग इकट्ठे होकर हर विषय पे सलाह मशवरा नहीं कर सकते, क्योंकि इतना समय नहीं, ना सबके पास इतनी बुद्धि है, नॉलेज है। और जब ज्यादा जनसंख्या हो, जहां पे बड़े देशों का मतलब जब एक लेवल से ज्यादा जनसंख्या हो जाएगी, तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी पॉसिबल नहीं है, तो वो होगी इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं और उनके माध्यम से सरकार चलाई जाती है। भारत में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, ठीक है। और रिप्रेजेंटेटिव जो चुनने का सिस्टम है उसको बोलते हैं इलेक्शन। इलेक्शन एक ऐसा सिस्टम प्रोवाइड करता है सो दैट यू कैन चूज योर रिप्रेजेंटेटिव। अब फिर उसके बाद हम देखा था इलेक्शन सिस्टम इन इंडिया, दो प्रकार के सिस्टम की बात करी है। एक तो एफपीटीपी, हम कैसे चुनाव करते हैं, जिस कैंडिडेट को सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे वो क्या होगा, विनर होगा एफपीटीपी में। दूसरा सिस्टम करा था पीआर सिस्टम, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। इसके दो वेरिएंट पढ़े थे। इसमें क्या होगा, जिसको जितने परसेंट वोट मिली है उसको उतने ही परसेंट सीट मिलेंगी। एफपीटीपी में क्या है, जिसको जितने परसेंट वोट मिली है, अगर वो पहले नंबर का कैंडिडेट है तो उसको उससे ज्यादा परसेंट सीट मिलेंगी उस पार्टी को। अगर वो पार्टी पहले नंबर को छोड़ के दूसरे नंबर पे है, तीसरे नंबर पे या फोर्थ में या लास्ट में, तो जितने परसेंट उसकी वोट है उससे कम परसेंट उसका सीटों में शेयर होगा। बट भारत में एफपीटीपी को चुना गया क्योंकि एक सिंपल है, स्टेबल गवर्नमेंट इससे पॉसिबल है, इजी टू अंडरस्टैंड है, भाई वर्क टुगेदर सारे के सारे लोग मिलकर काम करते हैं। पीआर में क्या होगा, जिस पार्टी की जितनी वोट है उसको उतना ही शेयर दिया जाएगा। भारत में एक लिमिटेड स्केल पे पीआर सिस्टम को अप्लाई किया गया है, जैसे राष्ट्रपति के इलेक्शन के लिए, विधान परिषदों के लिए, राज्यसभा के सांसदों के लिए, इस हिसाब से, ठीक है। फिर हमने बात करी थी राज्यसभा के जो सांसद चुने जाते हैं उनके लिए हमने पीआर के लिए एक जो स्पेशल वेरिएंट है उसका प्रयोग कर रखा है, जिसका सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के माध्यम से बताया था। जो राज्यसभा में सांसद है उसको चुनाव कौन चुनता है, वहां के एमएलए, और एमएलए हर जितने भी कैंडिडेट हैं उन सब के लिए प्रायोरिटी के हिसाब से अपनी वोट डालता है, और लास्ट में जो मेजॉरिटी ऑफ वोट प्राप्त करेगा, वो सिस्टम मैंने समझाया था, वो वहां का वो मेंबर चुना जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमने कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी उनको रिजर्व करने की बात करी कि एफपीटीपी सिस्टम में कई बार क्या होता है, जो पिछड़े सोशल कास्ट हैं, जो सामाजिक रूप से पिछड़ी हुई जातियां हैं या शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, उनको प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल पाता, क्योंकि भारत में कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होने के कारण इन कास्टों को ऊपर बढ़ते देखना सबके लिए आसान नहीं होता। हमारे संविधान निर्माता इस बात के जानकार थे, उन्होंने इस कारण कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज को एससी और एसटी के लिए रिजर्व कर दिया, इस किसके आधार पे कि भी जहां पे इनकी पॉपुलेशन ज्यादा होगी वो कॉन्स्टिट्यूएंसी रिजर्व कर दी, ठीक है। 84 एससी के लिए, 47 एसटी के लिए, क्लियर है भाई, ताकि उनको प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन मिल सके। अब हमें पता चल गया भाई देश में चुनाव होना जरूरी है। अब ये चुनाव फ्री एंड फेयर भी हो तभी तो रियल डेमोक्रेसी होगी। फ्री एंड फेयर चुनाव का मतलब होता है वो किसी भी बाहरी दबाव से स्वतंत्र है, और वो किस पार्शियल नहीं है, फेयर भी है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने 3 प्रोविजन करे, सबको वोटिंग राइट दिया एक एज के बाद, सबको इलेक्शन कंटेस्ट करने का राइट दिया एक निर्धारित एज के बाद, और एक स्वतंत्र चुनाव आयोग बनाया जिसका काम है इलेक्शन की अनाउंसमेंट से लेकर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट तक का बीच का। पहले ये एक सदस्यीय आयोग था, फिर ये 3 सदस्यीय बना, फिर से 1 सदस्यीय बना, और फिर लास्ट में आज इसको प्रेजेंट में ये 3 सदस्यीय आयोग है। इसका काम है सारे के सारे चुनाव को करवाना, निगरानी करना, उससे जुड़े सारे डिसीजन लेना, ये सारा का सारा काम है चुनाव आयोग का।
उसके बाद भी कुछ इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की जरूरत पड़ी भारत में कि भाई कुछ और भी सुधार हो ताकि फ्री एंड फेयर इलेक्शन इंश्योर हो सके। धन के प्रभाव को कम करना, बाहुबल के प्रभाव को करना, महिलाओं के लिए रिजर्वेशन की बात करी गई, साथ में जो क्रिमिनल है उनको चुनाव लड़ने से मतलब उनको रोका जाए। ठीक है, आदमी और ज्यादा जागरूक हो, जो पॉलिटिकल पार्टी है उनका जो इंटरनली जो वर्किंग कल्चर है उसका हमें पता हो, हर पार्टी के बारे में लोगों को जानकारी हो, हम भी पढ़े लिखे। ठीक है, इस आधार पे हम क्या कर सकते हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन इंश्योर कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है चैप्टर समझ आया होगा, ये सिंपल सा चैप्टर था और नेक्स्ट चैप्टर फिर से शुरू करेंगे अगले दिन से। तब तक के लिए सबको भाई नमस्कार, थैंक यू, बाय, टाटा।